Good morning, students. So this is Vibha Parekh, and today we are going to continue the chapter which is coordination chemistry. और coordination chemistry को जैसा कि आपको पता है कि हम complete कर चुके हैं. So today we have to just talk about the summary of the chapter. जितने भी topics अभी तक हमने cover किए हैं उनको एक proper तरीके से हम लोग revise करेंगे. बहुत ही fast और बहुत ही quickly हम इसे करने वाले हैं. Okay, so today we will be discussing about the chapter summary और ये सारे के सारे वो topics हैं जिनको already हम लोग cover कर चुके हैं, right? तो देखो अब हम लोग फटाफट से इसकी स्टार्ट कर देते हैं. समरी देखना, ठीक है. सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा सा ही टाइम देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे. जितना डिटेल में पहले डिस्कस किया था उतना नहीं डिस्कस करेंगे अभी. सो स्टार्टिंग विद द जनरल टर्म्स. जब हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात की थी तो शुरुआत में हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट क्लास में याद करो मैंने आपको बताया था कि कुछ जनरल टर्म्स होती हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कि हम लोगों को पता होनी चाहिए. अगेन एंड अगेन हम उन टर्म्स को यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर के दौरान. सो वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द वेरी जनरल टर्म्स. देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके अंदर एडिशन कंपाउंड्स की. देखो एडिशन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वो कंपाउंड्स आपके जो कि दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है. तो फिर जब हम उनको स्टेबल एक तरीके से रख देते हैं, मतलब जब उनका जैसे क्रिस्टलाइजेशन करें, अगर मुझे कोई सॉल्ट प्रिपेयर करना है, मुझे कोई क्रिस्टल प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए मुझे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करना होता है. तो अगर ऐसे में मैं क्या करूं कि एक क्रिस्टल के साथ में कोई दूसरा जो सॉल्ट है या क्रिस्टल है जिसका मैं बनाना चाहती हूँ एडिशन कंपाउंड, उन दोनों को साथ में रख दिया जाए तो सोल्यूशन के अंदर वो दोनों के दोनों क्रिस्टल्स एक साथ बनने स्टार्ट हो जाते हैं. तो इस तरह के जो आपके कंपाउंड्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड्स, राइट. इसमें भी हमने दो तरह के सॉल्ट्स को डिस्कस किया था. एक तो होते हैं आपके डबल सॉल्ट्स, एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और ये तो हो गए आपके एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है. इसके अलावा सिंपल कंपाउंड्स होते हैं, आपके सिंपल सॉल्ट्स होते हैं. तो सिंपल सॉल्ट्स के अंदर तो क्या होता था कि उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का केटायन या फिर एक ही तरह का एनायन होता था, है ना. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. देखो जब हम लोग बात करते थे सिंपल सॉल्ट की या फिर सिंपल सॉल्ट का कोई भी एग्जांपल आप अपने दिमाग में रख लो, जैसे कि NaCl है तो NaCl के अंदर आपको एक ही केटायन दिख रहा है और एक ही एनायन दिख रहा है, ठीक है. तो इसमें सिर्फ आपका एक केटायन होता है और एक ही एनायन होता है. जबकि अगर हम डबल सॉल्ट्स की बात करें तो इसके अंदर दो तरह के केटायन, ये एक नंबर से नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक तरह का केटायन और एक तरह का एनायन, ठीक है. वन काइंड ऑफ केटायन, वन काइंड ऑफ एनायन. इसी तरह से अगर हम डबल सॉल्ट्स की बात करें तो इसमें टू टाइप्स ऑफ केटायन और टू टाइप्स ऑफ एनायंस ये सब होते हैं, ठीक है. इस तरह से होगा डबल सॉल्ट्स के केस में. तो फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं? जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं इनके अंदर आप ये देखोगे कि होने में तो एक केटायन एक एनायन ही होता है, लेकिन एक जो भी आपका केटायन या फिर एनायन या फिर दोनों के दोनों ही कोई ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स एंटिटीज को फॉर्म करती हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को फॉर्म करती हैं, ठीक है. तो अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, इन्हीं को ही हमें पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है. तो डबल सॉल्ट्स के बारे में हमें ज़्यादा तो कुछ बात करनी नहीं है. और एक स्पेशल डिफरेंस जो कि इन दोनों में से आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि जो डबल सॉल्ट्स हैं अगर आप उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो उनका कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही होते हैं जैसे जनरली सिंपल सॉल्ट्स के अंदर भी होते हैं. बट अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की तो उसके अंदर वो वाली एंटिटी चाहे केटायन चाहे एनायन चाहे दोनों के दोनों, तो अगर कोई कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट आयनाइजेशन शो नहीं करती है. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन डबल एंड कोऑर्डिनेशन. हालांकि इस डिफरेंस की वजह से, इस बेसिक डिफरेंस की वजह से बहुत सारी इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको अलग अलग से दिखाई देती हैं, ठीक है. तो ये हमने सबसे प्राइमरी डिस्कशन किया था और पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की ही बात करनी है. ओके, तो सबसे पहले वही जो मैंने आपको बताया सब कुछ वही है. देखो जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको रॉशेल सॉल्ट का, और इसका कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है. तो अगर मान लो इस सॉल्ट को मैं डिसॉल्व कर दूंगी पानी के अंदर तो ऐसे में मुझे K+ के आयंस भी मिल जाएंगे, Na+ के आयंस भी मिल जाएंगे और इसके आयंस भी मुझे, ये तो एक कंप्लीट एक कंपाउंड के फॉर्म में, राइट. और साथ में जो वाटर हमें मिल जाएगा वो अलग. तो वाटर हमें पता है कि जब भी वो उसका सेल्फ आयनाइजेशन होता है तो वो H+ और OH- आयंस की फॉर्म में रहेगा. तो इस तरह से कंप्लीट डिसोसिएशन हो चुका होगा. इसी तरह से अगर हम बात करें मोर सॉल्ट होता है आपका, फिर पोटैश एलम होता है. तो ये सारे के सारे आपके इस तरह के मॉलिक्यूल्स है जो पानी में जाने के बाद में, डिसॉल्व होने के बाद में एक कंप्लीट आयनाइजेशन शो करेंगे. पर इस तरह का बिहेवियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो नहीं करते, ठीक है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अब तक तो हम लोग ढेरों एग्जांपल देख चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि मेरे को यहाँ पे आपको कोई एग्जांपल देने की जरूरत है. आगे जो भी कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वैसे भी इसी का ही पार्ट होगा, ठीक है.
ओके अब हम लोग को जनरल टर्म्स की बात कर लेते हैं। देखो सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन कौन होता है, मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही समझाती हूँ। देखो ये है आपका ये कुछ आपके कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो भी ब्रैकेट में जो भी हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। या फिर मैं आपको क्या करती हूँ कि आगे आने वाली सारी की सारी जो भी टर्म्स है ना उनको मैं आपको एक ही जगह पर समझा देती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें इसी कॉम्प्लेक्स की, अगर मैं बात कर लेती हूँ, सो K4FeCN6, ठीक है, यही तो होता है। तो देखो इसके अंदर कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, हम लोग ट्राई करते हैं खुद से ही करने का। तो जैसे कि अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर के, जिसको कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह सकते हो, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपका कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, इवन ये न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर इस केस में हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारी एनायन है, ठीक है। तो जो भी इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के चार्ज को बैलेंस करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं काउंटर आयन। अब अगेन ये काउंटर आयन आपका कैटायन हो सकता है या फिर एनायन हो सकता है। तो हमें काउंटर आयन से तो कोई खास ज़्यादा मतलब है नहीं, हमें पूरे चैप्टर में बात किसकी करनी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को लेकर, ठीक है। और अगर हम लोग देखें इसके अंदर तो ये जो आयरन आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है। अगर इसमें मेटल के ऊपर कोई चार्ज ना प्रेजेंट हो तो ऐसे में हम उसे सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे, और अगर उसके ऊपर कुछ प्लस चार्ज प्रेजेंट है तो हम उसको सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे। तो क्या इस मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं ना कि मेटल्स जो होते हैं वो बाय नेचर तो इलेक्ट्रॉन गिविंग ही होते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होते हैं, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स देने की ही होती है। तो कभी भी मेटल के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ये जिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में प्रेजेंट है वो आपका कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो चाहे तो आप यहाँ पे लिख लो ये कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, या फिर ये न्यूट्रल यानी कि जीरो चार्ज का भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो 6 आपको दिख रहा है ये क्या चीज है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसी को ही हम इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी कहते हैं। किसकी, मेटल की, मेटल एटम की हम इसी को ही सेकेंडरी वैलेंसी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये साइनाइड क्या है, तो ये साइनाइड जो है ये आपका लिगैंड है। लिगैंड्स वो होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं टू दी सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। अब ये जो आपके लिगैंड्स हैं ये आपके जनरली तो क्या होते हैं, एनायंस होते हैं, मतलब कि नेगेटिव में लिख देती हूँ, आप एनायन समझ जाना, ठीक है। तो लिगैंड जो है वो आपके एनायन होते हैं जनरली, उस या फिर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। उसके अलावा ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, अगर वो न्यूट्रल होंगे तो इसका मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोन पेयर के फॉर्म में देंगे, और बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। तो ये आपके हो गए लिगैंड्स। अब उसके अलावा अगर ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लिगैंड्स जो हैं वो सिर्फ एक ही तरह के प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन एंटिटीज को हम कहते हैं होमोलैप्टिक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही तरह का दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम क्या कहेंगे, होमोलैप्टिक, ठीक है। होमोलैप्टिक का मतलब हो गया सिर्फ एक ही वन काइंड ऑफ लिगैंड्स ही प्रेजेंट है, एक ही तरह के लिगैंड्स प्रेजेंट है, एक से ज्यादा तरह के लिगैंड्स नहीं है। यहाँ पे नंबर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, काइंड की बात कर रही हूँ, एक से ज्यादा तरह के नहीं है। अगर यहाँ पे CN6 की जगह पे अगर CN4Cl2 होता तो ऐसे में हम इसको हेट्रोलैप्टिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हेट्रोलैप्टिक का भी आता है, हालांकि मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है, तो आई थिंक ये चीजें तो आपको समझ में आ गई है। अगर कोई एक आध पॉइंट छूट भी रहा होगा तो उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना होता है मेटल के लिए, ऑब्वियसली आप मेटल के लिए फाइंड आउट करोगे, तो कैसे करोगे, आपको काउंटर आयन का सिर्फ इतना काम है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखने में कि आप इससे डिसाइड करोगे कि एंटिटी के ऊपर चार्ज क्या होगा। अब देखो के यानी कि पोटेशियम, पोटेशियम किसको बिलोंग करता है, एस ब्लॉक एलिमेंट को, और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, +1, हमेशा +1 ही होगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स में से आता है, तो इसका मतलब इसके ऊपर +1 चार्ज है। तो टोटल इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, 4+। इसका मतलब कि इसको बैलेंस करने के लिए जो एंटिटी है उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 4-, तो इसको मैं 4- लिख सकती हूँ। अब ऐसे में मुझे अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, इसको मैंने x मान लिया, और साइनाइड के ऊपर होता है -1 चार्ज, यानी कि टोटल कितना हो गया, -6, और देखो आपके कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, -4, तो x इक्वल टू कितना निकल के आ गया, +2, यानी कि इस आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, +2।
अगर हम बात करें एंटिटी की, तो एंटिटी के ऊपर चार्ज है 4-, इसका मतलब एंटिटी तो आपकी नेगेटिव एंटिटी या एनायनिक एंटिटी है ना, तो आप यहाँ पे भी इसको लिख लो। तो इस केस में अगर हम बात करें तो ये हमारा एक एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है, इस वाले केस में। लेकिन जो मेटल है उसके ऊपर चार्ज कितना है, +2, ठीक है, और +2 मेटल के चार्ज का मतलब आप जानते हो कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल दो, ठीक है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हो गए। अब देखो बाकी चीज ये भी अब हमने एग्जाम्पल से समझ तो लिया ही है, तो फटाफट से अब इनको कवर करते जाते हैं। देखो लिगैंड्स कौन होते हैं, तो लिगैंड्स जो है ना, ये क्या करते हैं, ये जो आपका सेंट्रल मेटल आइटम है इसको चारों तरफ से सराउंड करते हैं, उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है। और किस तरह की बॉन्डिंग इनके बीच में प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, और इसी वजह से हम इन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स तो इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़ा टिपिकल सा स्ट्रक्चर होता है इनका। और दूसरी बात, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है लिगैंड टू मेटल में, ये देखो ये मैंने एरो बना रखा है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ठीक है, इस वजह से। तो ये लिगैंड्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है, फिर ये मैंने आपको बता भी दिया, रिलेटिवली लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो आपके लिगैंड्स हैं वो कोई छोटे छोटे से ही मॉलिक्यूल्स हो, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस तरह के लिगैंड्स की बात करें तो इनको हम क्या कहते थे, यूनिडेंटेट। अगर कोई मुझसे पूछे कि इनकी डेंटिसिटी बताओ तो वो क्या हो जाएगा, यूनिडेंटेट। जबकि इस वाले की अगर आप बात करोगे, सो दिस इज एक्चुअली बाइडेंटेट। बाइडेंटेट तो है ही है, और साथ में ये कीलेटिंग लिगैंड भी है। कीलेटिंग लिगैंड ये किस लिए हो गया, क्योंकि इसके पास में 2 नाइट्रोजन्स हैं जो कि दोनों के दोनों अपने लोन पेयर्स साइमल्टेनियसली मेटल्स को दे सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाओगे इसको, देखो इसी को है ना शॉर्ट में EN भी कहते हैं, ठीक है। इवन हमने ऐसे एग्जांपल्स भी कर रखे हैं। तो देखो इसमें होगा क्या कि ये CH2 NH2 है ना, ये इस तरह से प्रेजेंट है। मैं N को इधर दिखा देती हूँ, ये है मेरा NH2 और ये है NH2, ठीक है। इसके पास में लोन पेयर इस तरह से हैं, और ये मान लो कोई एक मेटल है जो कि इधर बैठा हुआ है, तो ये क्या करता है कि ये यहाँ से भी अपने लोन पेयर्स इसको दे सकता है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग यहाँ बना ली और दूसरे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग यहाँ पे बना ली। तो आपको एक रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, एक कीलेटिंग लिगैंड। और साथ में एक ही जो इसका लिगैंड है वो दो डिफरेंट साइड से मेटल के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है, इस वजह से ये क्या हो गया, बाइडेंटेट, या इसी के लिए वर्ड यूज होता है डाइडेंटेट। कोई बात नहीं, वो दोनों सेम ही है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये लिगैंड्स में मैंने आपको दिखा दिए कि आपका यूनिडेंटेड लिगैंड के एग्जांपल कौन हो जाएंगे, जैसे Cl नेगेटिव हो गया, वाटर हो गया। कुल मिला के वो लिगैंड जिनके पास मेटल्स को एट अ टाइम साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए सिर्फ एक ही साइट प्रेजेंट है। जैसे कि इस केस में ऑब्वियसली Cl नेगेटिव होगा, इसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हो गए, इसमें कौन हो गया, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स, ठीक है। बाइडेंटेट या डाइडेंटेट की बात करें तो इसका एग्जांपल आपका इथिलीन 1,2 डायमीन हो गया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। NH2 NH2, इसके पास भी लोन पेयर हैं, इसके पास भी लोन पेयर हैं। ऑक्सलेट की अगर हम लोग बात करें, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2O4 2 नेगेटिव, और रिप्रेजेंट इसको हम OX से करते हैं, इसको किससे करते हैं, इथिलीन डायमीन को EN से करते हैं। तो C2O4 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सलेट। ये तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 2 डिफरेंट साइड्स है जहां से कि मेटल को इलेक्ट्रॉन्स दिए जा सकते हैं, इस वजह से ये आपका हो गया बाइडेंटेट। देन अगर हम बात करें पॉलीडेंटेट की, तो पॉलीडेंटेट में आपका EDT एक एग्जांपल हो सकता है। इसका नाम मैंने आपको बताया था, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। इथिलीन डायमीन का मतलब क्या हो गया, पहले तो आप क्या करो, 2 कार्बन बना दो, क्यों, क्योंकि इथिलीन की बात हो रही है। हाइड्रोजन को भी हम फिल नहीं करते हैं, हाइड्रोजन को हम बाद में देखेंगे, जितनी भी वैलेंसी बच रही होगी हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे। उसके बाद में डायअमीन, डायअमीन का मतलब हो गया यहाँ पे एक एन आएगा, यहाँ पे एक एन आएगा। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, कोवैलेंसी 3 होती है, लेकिन यहाँ पे एसीटेट भी मुझे लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, CH3COO नेगेटिव, ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद में CH3CO नेगेटिव 2 होगा ना ये, ओके, CH2CO नेगेटिव, इसी तरह से CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा। अब आप इसकी वैलेंसी को फुलफिल कर लो, तो CH2
CH2। तो ये जो मेरा बन गया, और देखो अभी भी नाइट्रोजन के पास में, इसके पास भी अपना लोन पेयर प्रेजेंट है और इसके पास भी अपना लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये मेरा क्या बन गया, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। और ये इसकी डेंटिसिटी पॉलीडेंटेट इसलिए कि चाहे तो ये टेट्राडेंटेट भी हो सकता है, हेक्साडेंटेट भी हो सकता है, जैसे भी इसके सामने सिचुएशन होती है ये उस हिसाब से। अगर टेट्राडेंटेट है तो यहाँ से ये 4 जो ऑक्सीजन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन मेटल को देते हैं। अगर हेक्साडेंटेट हो जाएगा तो ये नाइट्रोजन भी अपने लोन पेयर मेटल को दे देंगे। क्लियर। इसी तरह से एक और एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें पॉलीडेंटेट में, तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है। इथिलीन डायमीन से मिलता जुलता सा ही लगेगा आपको, ठीक है। और ये है आपका NH। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 अमीन ग्रुप्स हैं और जिनके पास में लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉलीडेंटेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम कीलेटिंग लिगैंड की बात करें तो EDTA का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप चाहो तो C2O4 2 नेगेटिव को भी यहाँ पे लिख सकते हो। इसी तरह से आप इथिलीन डायमीन को भी लिख सकते हो। मतलब वो सभी मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर आप देखते हो कि लिगैंड और मेटल का कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। तो हम इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं इनके अंदर, क्योंकि इस तरह के जो रिंग्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस को, ठीक है। एक तो पहले ये जो है पानी में जाने के बाद में आयनाइज तो होते नहीं है, ऊपर से अगर इस तरह के कीलेट लिगैंड्स बन जाए ना तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है इनका टूटना। तो एक बहुत एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन रिंग्ड स्ट्रक्चर्स की वजह से इनको मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से देन अगर हम एम्बीडेंटेड लिगैंड्स की बात करें तो वो लिगैंड जिनमें कि होने में तो 2 डिफरेंट साइड्स होती हैं लिगैंड्स के अंदर, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही साइड से मेटल का अटैचमेंट हो सकता है लिगैंड के साथ में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो सल्फर भी एक साइट हो सकता है मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए, और नाइट्रोजन भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों के दोनों एट अ टाइम मेटल के साथ में कंबाइन नहीं हो सकते। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड, यानी कि या तो नाइट्रोजन ही कंबाइन होगा या फिर सल्फर ही कंबाइन होगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लिगेंड्स की बात। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिगेंड्स अगेन हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से, नेगेटिव लिगेंड्स या फिर एनायनिक लिगेंड्स कह दो, केटायनिक लिगेंड्स कह दो, केटायनिक कह दो, एनायनिक कह दो, या फिर न्यूट्रल लिगेंड्स कह दो, ठीक है। तो उनको हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये भी आपके 3 टाइप्स होते हैं। देन अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ में कितने लिगेंड्स, चाहे वो एक जैसे हो चाहे वो डिफरेंट हो, कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं डायरेक्टली, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इतना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, यही क्या डिसाइड करता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा यानी कि मेटल के चारों तरफ, या बेसिकली आप कह दो कि कॉम्प्लेक्स जो है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वो डिसाइड करने वाला फैक्टर ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर हम समझ गए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और +2 है ना। तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ से भी 6 हो गया। अब 6 का मतलब ये है कि ये सब के सब क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ मेरे को इस नंबर को देखने से पता चल गया कि किस तरह की ज्योमेट्री यहाँ पे मिलने वाली है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में 2 सिचुएशंस बनती हैं। 2 सिचुएशंस क्या होती हैं कि हो सकता है कि ये टेट्राहेड्रल हो और ये भी हो सकता है कि ये स्क्वायर प्लेनर हो। अभी क्या होगा ये तो हम आगे जब थ्योरीज पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर, ओके। देन कम्स द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। हम जो भी कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर की ही बात कर रहे हैं। ये जो भी कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है ना, ये वाला जो टर्म है इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसको कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। कहने का मतलब ये है, ये आपका वो पोर्शन है जिसको कि अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तो जनरली आपके सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इनको डिजोल्व करते हैं तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना, उसका अपना आयनाइजेशन नहीं होता। मतलब वो एक कंप्लीट आयन तो फॉर्म कर देता है, लेकिन उसके अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जो मेटल प्रेजेंट है, जो लिगैंड्स प्रेजेंट है, उनका आयनाइजेशन नहीं होता। किसी तरह का टेस्ट आपको उनकी प्रेजेंस का नहीं मिलेगा। इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। तो आई थिंक, और अगर बात करें कोऑर्डिनेशन एंटिटी की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कैटायनिक हो सकता है, ये एनायनिक हो सकता है और इवन ये न्यूट्रल भी हो सकता है। क्लियर है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये है और ये क्या है, एनायनिक, ठीक है ना, क्योंकि ये कैटायन है, ये इसका एनायन हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई कैटायन या फिर एनायन की हमें जरूरत नहीं है, ये सिंपली खुद क्या है, न्यूट्रल,
अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ पे क्या है, वैसे तो आपको निकाल के देख लेना चाहिए, बाकी ये न्यूट्रल तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लैटिनम का भी ओके, ये जैसे प्लैटिनम है इसके ऊपर +2 चार्ज होगा, ये -2, हाँ ठीक है, तो ये भी न्यूट्रल ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो 3 नेगेटिव यहाँ पे चार्ज है, इसका मतलब इस पे 3+ होगा, यानी कि अंडरस्टूड है कि ये कैसा है, एक कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ओके। इसी को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं, इसी को ही आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी। वैसे कॉम्प्लेक्स अगर हम वर्ड यूज करते हैं ना तो उसमें कंप्लीट चीज आती है, उसका मतलब उसके अंदर आपका काउंटर कैटायन या फिर एनायन भी आएगा प्लस कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी आएगी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब जिसको भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, ठीक है। देन कम्स द काउंटर आयंस। तो काउंटर आयंस जो होते हैं ये आपके आयनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं जो कि बेसिकली कोऑर्डिनेशन एंटिटी को काउंटर बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये तो कोई मुश्किल है ही नहीं, जैसे कि इसमें कोई एग्जांपल देखें, K3FeCN6 का हमने देखा था ना, FeCN6 का, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, काउंटर कैटायन, एनायन तो है ही है लेकिन क्या है, कैटायन, ठीक है। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, तो जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसके चारों तरफ में किस तरह का पॉलीहेड्रा है, किस तरह की ज्योमेट्री है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है। जैसे कि टेट्राहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, ट्राइगोनल, बायपिरामिडल हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे अब तक तो हम लोग बाय पिरामिडल, है ना, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, आप पूरा से कंप्लीट लिखना। जैसे कि बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बाय पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, पिरामिडल। तो ये तो मैंने आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए, उसके अलावा भी बहुत सारे ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, क्लियर। देन अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, तो मैंने आपको बता ही दिया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, अभी हमने देखा ही था, ठीक है। एक आध किसी का निकाल के देख लेते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं, ये तो चलो हो ही चुका, अगर एक तो इसका मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ और एक हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे NiCO4 है, तो इसमें मुझे मान लो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे लिगैंड्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, यानी कि लिगैंड जो है वो कैटायनिक है, एनायनिक है, कैसे, ये जरूर मुझे पता होना चाहिए। तो ये देखो, ये जो कार्बोनिल होता है ना, हम लोगों ने इवन मेटल कार्बोनिल्स में भी पढ़ा था, ये अनचार्ज होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते, तो इसका मतलब 0 चार्ज हो गया, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो X कितना हो गया आपका 0, यानी कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, निकल जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि अपने ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो, मुझे कोबाल्ट के लिए निकालना है और अमोनिया के ऊपर मुझे पता है कोई चार्ज नहीं होता, 0 ही होता है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज है, इसका मतलब X = +3, तो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 3+, क्लियर, ओके। अब हम बात करें होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की, तो वो कॉम्प्लेक्स जिनमें सभी के सभी जो आपके लिगैंड्स हैं वो सेम टाइप के होते हैं, सेम टाइप के जो लिगैंड्स होते हैं, तब उस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे हम होमोलैप्टिक। अगर हम बात करें इस तरह के कॉम्प्लेक्स की, तो देखो यहाँ पे एक तो अमोनिया के तरह के कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अमोनिया लिगैंड यहाँ पे प्रेजेंट है और क्लोराइड का भी लिगैंड है, और हो सकता है कोई और भी होता। तो ऐसे में क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ लिगैंड्स प्रेजेंट है, more than one type of ligands, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। देन ये देखो, अब इसमें से अगर आपको डिसाइड करना है कि कौन होमोलैप्टिक है कौन हेट्रोलैप्टिक है, कैसे बताओगे, देखो ये तो कौन हो गया आपका होमोलैप्टिक। देखो होमोलैप्टिक को पूरा लिखने के बजाय मैं इसको H लिख देती हूँ, इसको HE लिख देती हूँ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी होमोलैप्टिक है। यहाँ पे अगर आप बात करो तो 2 तरह के मेरे को लिगैंड्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हेट्रोलैप्टिक है, ये भी कैसा है, होमोलैप्टिक है, और अगर इसकी बात करें तो ये कैसा है, हेट्रोलैप्टिक, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो, अब क्योंकि हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं इसलिए हमें पता है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अब एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, हमने देखा था कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कौन सी होती हैं, डी डी ट्रांजिशंस। उसके अलावा भी होता है, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि आपका उसको कहते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, जैसे कि MLCT हो सकता है या फिर LMCT, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन आप एटलीस्ट इतना ध्यान रखो कि DD ट्रांजिशंस होते हैं, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं और बहुत अच्छे से प्रेजेंट होते हैं, बट स्टिल अभी आपको उसके अंदर इतना जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं बेसिक, जिनकी वजह से इनका कलर कैसा होता है, कुछ डिफरेंट कलर्स के होते हैं। जैसे कि अगर आप Fe2+ की बात करो तो उसका ग्रीन पेल टाइप का कलर है, जबकि Fe3+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया तो कलर भी इसका
चेंज हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डी डी ट्रांजिशंस। देन अगर हम बात करें, इनके अंदर कुछ ना कुछ आपको मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ डायमैग्नेटिक भी होते हैं, तो वो हम लोगों ने निकाल के देखा था वीबीटी की हेल्प से। फिर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्टिविटीज इनके अंदर आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कुछ होते हैं जो कि इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ये हमने देखा था, ठीक है। देन कैटालिटिक एक्टिविटी भी हम लोगों ने देखी है, ये अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके देख क्या प्रेजेंट है, इनके ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी टेंडेंसी होती है अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहने की, जिसकी वजह से अच्छा खासा आपको यहाँ पे कैटालिटिक एक्टिविटी देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे अगर कभी आपको एक्सट्रैक्शन करना होता है ना, तो जैसे कि अगर कोई मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, तो मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, वो वाले लिगेंड्स जो कि कीलेट फॉर्म करते हैं, तो वो इजीली किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। इवन याद करो, हम लोगों ने जब एप्लीकेशंस पढ़ी थी तब मैंने आपको इसका एक एग्जांपल दिया था कि अगर प्लांट्स या फिर एनिमल की बॉडी में कोई टॉक्सिक मेटल चला जाए, ठीक है, जैसे कि अगर मेरी बॉडी में कोई हैवी एलिमेंट चला जाए, कोई टॉक्सिक एलिमेंट मेटल चला जाए जो कि भाई बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कीलेट थेरेपी, है ना। तो क्या होगा कि कुछ लिगैंड्स ऐसे होते हैं जो कि उस मेटल के लिए बड़े सिलेक्टिव होंगे, तो जैसे उनको मेरी बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा तो वो उस मेटल को पकड़ के उसको कैप्चर करके लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सब जो फिनोमेना है, ये हमें देखने को मिलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में। क्लियर? तो इतनी बात तो हो गई। उसके बाद में हमने बात की थी वर्नर्स थ्योरी की, जिन्होंने की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की सबसे पहले इनिशियल डेज में इन्होंने स्टडीज की थी, और काफ़ी हद तक इन्होंने अच्छे ही रिजल्ट्स दिए थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हालांकि इसके कई सारे लिमिटेशंस है, बट स्टिल चलो ठीक है, जिस टाइम ये दी गई थी उसके हिसाब से तो बहुत कुछ बता दिया इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। तो इन्होंने खास देखो 3 बातें की थी। इन्होंने प्राइमरी वैलेंसीज क्या होता है ये बताया था, सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में बताया था, और तीसरी बात इन्होंने बताई थी स्पेशियल अरेंजमेंट को लेकर, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसीज होती है ना, वही डिसाइड करती है कि स्पेशल अरेंजमेंट क्या होगा। क्लियर? तो देखो ये देने वाले कौन थे, एल्फ्रेड वर्नर इनका नाम है। ईयर 1898 में इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी, और वर्नर्स के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इनिशियली कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। तो उन्होंने क्या देखा कि ये वाला एक मॉलिक्यूल है, उस टाइम तक हमें ये नहीं पता था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को किस तरह से नॉमेनक्लेचर उनका दिया जाता है, किस तरह से उनकी फॉर्मूला राइटिंग की जाती है। अगर ये चीज़ हमें उस टाइम पता होती तो फिर तो इस थ्योरी का इतना कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होता ना। लेकिन ये वो पर्सन थे जिन्होंने कि बताया कि कौन सा पार्ट तो आयनाइजेबल है और कौन सा पार्ट आयनाइजेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमने ये सोचा कि अच्छा ठीक है, इस तरह से उसकी फॉर्मूला राइटिंग कर सकते हैं। तो आज के डेट में तो हमारे लिए समझना बहुत सिंपल है, लेकिन जिस टाइम उन्होंने थ्योरी दी थी तब उनको कुछ भी इस चीज का आइडिया नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इस तरह का एक आपका कंपाउंड लिया जो कि कैसा है, येलो कलर का है। जब उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ में इसका रिएक्शन कराया तो उन्होंने देखा कि उनको 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल गए, ठीक है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है बहुत इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि 3 Cl उन्होंने लिए थे यहाँ पे कंपाउंड में, और 3 ही उनको वहां पे प्रेसिपिटेट मिल गए AgCl के। जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन उसके बाद में जब दूसरी बार उन्होंने COCl3 और 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लिए तो इस बार उनको 2 मोल्स ऑफ AgCl ही मिला, जबकि उन्होंने तो 3 मोल्स ऑफ AgCl को एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि हाँ यार कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब कुछ देखना पड़ेगा। फिर उन्होंने फिर से एक और एक्सपेरिमेंट किया। इस बार भी उन्होंने क्लोराइड के तो 3 ही एटम्स लिए, लेकिन अब 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स थे। तो इस बार उन्होंने देखा कि उनको सिर्फ 1 ही मोल मिला। तो इस बार थोड़ी सोच वाली बात जो है वो उनको लगा कि हाँ ये पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है, इसका मतलब जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टडीज करने की जरूरत है। इसी तरह से उन्होंने ये एक दूसरा आइसोमर, ये दोनों क्या है आपस में आइसोमर्स हैं। तो अब एटलीस्ट आप जानते हो कि कौन से वाले आइसोमर्स है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए थे। एक इनके अंदर फेशियल है और दूसरा कौन सा है, मैरिडोनियल है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपके आइसोमर्स हैं जो हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमर्स डिस्कस किए थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जब हमने बात की थी तब, ठीक है। तो ये तो वो चीज हो गई। तो यहाँ पे भी इन्होंने देखा कि 1 मोल ऑफ AgCl उनको देखने को मिला। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी थ्योरी जो है, उन्होंने अपने कंक्लूजन्स जो है उनको एक पोस्टुलेट्स दिए थे। तो उन्हीं की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे आपको 2 तरह की वैलेंसीज देखने को मिलती हैं। पहली वैलेंसी को हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, जो कि आयनाइजेबल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस, ठीक है। इनको सेटिस्फाई कौन करता है, नेगेटिव आयंस जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, और ये नॉन डायरेक्शनल होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इन्होंने कहा था कि ये जो है ये किसी मॉलिक्यूल का या इन कॉम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं करती है, कौन? प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसीज की, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये नॉन आयनाइजेबल है। तो मैंने आपको बताया भी अभी थोड़ी देर पहले कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में प्रेजेंट होती है, तो फिर वो आयनाइजेबल तो हो भी कैसे सकती है। लेकिन ये जो होती है ना, ये डायरेक्शनल नेचर की होती है। देखो ये डायरेक्शनल नेचर की होती हैं एंड दीज आर ऑल्सो बीन सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस, तो इसमें तो कोई है ही नहीं बात, ठीक है। और अगर आप देखो तो वही बात कि सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड फॉर एनी मेटल एंड इज इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? द आयंस बाउंडेड बाय द सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल एग्जिबिट अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट। फिर उन्होंने कौन सी बात कही कि ये जो सेकेंडरी लिंकेजेस से जो मेटल आपका जुड़ा हुआ होता है उनकी वजह से कोऑर्डिनेशन एक स्पेशल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। मतलब एक स्पेस में जो अरेंजमेंट है ना उसको डिसाइड करने में किसका रोल है? सेकेंडरी वैलेंसीज का, इनके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स। क्लियर? तो देखो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में आपको डिफरेंसेस क्लियरली पता होने चाहिए। जैसे कि ये है प्राइमरी वैलेंसी, ये है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अगेन जो मैंने आपके साथ पहले एग्जांपल डिस्कस किया था उसी तरह का मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। कौन सा वाला मॉलिक्यूल? जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं ना, COCl3 5NH3। तो देखो ये मैंने ले लिया COCl3 5NH3, ठीक है। और हमने क्या देखा कि ये आपका क्या बनाता है? ये 2 मोल्स ऑफ AgCl हमें देता है, ठीक है। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो आज हमें प्रॉब्लम पता है, मतलब जो आज हमें पता है इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मैं उसकी बात कर लेती हूँ। तो इसमें एक तो Cl होगा और अमोनिया कितने होंगे? अमोनिया होंगे 5, ठीक है। और साथ में 2 Cl आपके बाहर आ जाएंगे, तभी तो मुझे 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे। लेकिन ये बातें मुझे आज पता है, ये वर्नर्स थ्योरी के टाइम पे ये सब नहीं पता था, ठीक है। ये वो थे जिन्होंने की इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। तो मैं आपको सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज के बीच का डिफरेंस बता रही हूँ, इस वजह से मैंने ये वाला फिगर बनाया, ये वाला फॉर्मूला बनाया है। तो इन्होंने ये कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है। तो देखो यही तो है हमारी प्राइमरी वैलेंसी, ये आयनाइजेबल है, ठीक बात है। दूसरी बात इन्होंने कहा दिस इज सैटिस्फाइड बाय द चार्ज्ड आयंस, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब ये आयन से ही तो सेटिस्फाइड है ना, मतलब Cl2 जो है ना ये भी इसका एक रोल होता है इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने में। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी हो चाहे प्राइमरी वैलेंसी हो, वो दोनों की दोनों हमेशा दी किसके लिए रेस्पेक्ट में जाएंगी? फॉर दी मेटल्स, है ना। इन दोनों की ही बात हम किसके लिए करेंगे? फॉर मेटल्स, मेटल्स की बात करेंगे, मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए है ये, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है जो कि कहाँ से आएगी? इस Cl2 से, जो कि आपका आयनाइजेबल आयन होगा, वो ऑब्वियसली वो दिखाएगा क्या? मेटल्स की प्राइमरी वैलेंसी को, ठीक है। तो इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? इसको नेगेटिवली चार्ज आयंस कर रहे हैं, और वो कौन है करने वाला? वो है 2 Cl के आयंस, ठीक है। तो ये चार्ज आयंस से सेटिस्फाइड रहती है, देन प्राइमरी वैलेंसी डज नॉट हेल्प इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो ये तो बाहर है ना एंटिटी के, तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि इसका अंदर का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो ये पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। देन अगर हम बात करें इट कैन ऑल्सो फंक्शन एज अ सेकेंडरी वैलेंसी, ये सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी एक्ट कर सकती है, जो भी हम थोड़ी देर में आगे देखेंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो आपका Cl2 है ये आपका एक सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी एक्ट कर सकता है, प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी कर सकता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी में हम क्या देखते हैं? ये नॉन आयनाइजेबल है। तो देखो ये जो अंदर बैठे हुए हैं ना, ये आपके नॉन आयनाइजेबल है, सही बात है। ये लिगैंड से सेटिस्फाइड होते हैं, तो ऑफ कोर्स ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी ये बनाने वाले कौन है? ये जो अंदर के ये मॉलिक्यूल्स हैं आपके लिगैंड के, यही तो डिसाइड करेंगे कि इसके सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। तो इसका मतलब ये जो है ऑब्वियसली नॉन आयनाइजेबल है। दूसरी बात, ये सेटिस्फाइड बाय लिगैंड्स, ही मैंने आपको बता ही दिया। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वही आपका स्ट्रक्चर डिसाइड करती है, तभी तो मुझे पता चला कि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को फॉलो करेगा, ठीक है। इट कैन नॉट फंक्शन एज अ प्राइमरी, ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह बिहेव नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इनके थ्योरी में एक लिमिटेशन तो आपको यहीं पर ही मिल जाती है, जो कि इन्होंने कहा कि जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, इन्होंने कहा प्राइमरी वैलेंसी जो है, प्राइमरी वैलेंसी कौन फॉर्म करता है? ये वाले, है ना। तो इन्होंने कहा कि ये आपकी कैसी है? आयनाइजेबल है। ये तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी को डिसाइड करने वाला फैक्टर ये भी तो Cl है, ये तो नॉन आयनाइजेबल है। तो एक लिमिटेशन तो आपको यहीं पर ही समझ में आ गई। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं किसकी? इनकी लिमिटेशंस की। तो देखो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, ये लिमिटेशन जो मैंने आपको बताई वो उसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, आप चाहे तो उसको भी कर लो, ठीक है। अब इसकी क्या लिमिटेशंस हैं कि इन्होंने कुछ भी मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, कलर, ऑप्टिकल, मतलब कोई प्रॉपर्टीज को तो इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। इन्होंने तो जो अपना खुद का एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बता दिया कि ये एक्सपेरिमेंट किया है, ये कुछ मैंने ऑब्जर्वेशंस की, ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बता दिए। उन्होंने कुछ भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात नहीं की, ठीक है। दूसरी बात, इट
फेल टू एक्सप्लेन द रीजन दैट व्हाई ऑल द एलिमेंट्स डोंट फॉर्म। इन्होंने ये तक भी नहीं बताया कि जो सारे के सारे आपके एलिमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्यों नहीं दिखाते, और आपके ट्रांजिशन मेटल्स में ऐसी क्या खास बात है कि वो इतनी अच्छे से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दिखा रहे हैं। तो इसका इन्होंने कोई बात ही नहीं की इस बारे में। इट फेल टू एक्सप्लेन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉन्ड्स इन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में इन्होंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। ठीक है, देन कि मतलब कौन से आपके जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर्स के रिस्पेक्ट में हमने देखा कि कुछ डायरेक्शन आपको कुछ पर्टिकुलर पॉलीहेड्रा दिखाई देगा। अब कई बार क्या होता है ना कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ऐसे में आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है और साथ ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। तो वो ऐसा क्यों है, इसका रीजन वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की भी कोई बात नहीं की इन्होंने कि क्यों कुछ कॉम्प्लेक्स आपके लेबाइल होते हैं, कुछ इनर्ट होते हैं। देन इन्होंने कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर, उन्होंने कॉम्प्लेक्सेस के नेचर के बारे में भी कुछ खास डिस्कशन नहीं, मतलब काफी कुछ इसमें मिस तो हो रहा है, लेकिन जिस टाइम पे ये थ्योरी दी गई थी उसके हिसाब से बहुत 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 बड़ा एक सक्सेस था, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ तो बता ही दिया था। ठीक है, तो उससे उसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में बड़ी हेल्प मिली थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। अब जैसे यहाँ पे क्या बता रखा है, असाइन अ सेकेंडरी, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि असाइन द वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी फॉर द एक्वस सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, सेकेंडरी वैलेंसी को फाइंड आउट करना था। तो वो कैसे करोगे आप, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, PdCl2 4 अमोनिया, लेकिन इन्होंने साथ में आपको एक हिंट दिया हुआ है कि जब एक्सेस ऑफ AgNO3 लिया तो 2 मोल्स ऑफ AgCl हमें प्रेसिपिटेट मिले थे। इसका मतलब कि अंडरस्टूड है कि 2 Cl जो है ना वो तो एज अ काउंटर एनायन प्रेजेंट है, तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PD अमोनिया, कितना अमोनिया रह जाएगा अंदर, 4, और 2 Cl जो है वो बाहर होने चाहिए। तभी तो जब इसके साथ AgNO3 एक्सेस में जब हम लोग AgNO3 को ट्रीट करेंगे तो ऐसे में Ag जो है इसके साथ Cl बना लेगा और पीछे क्या रह जाएगा, PD अमोनिया। ठीक है, और NO3 तो आपका यहाँ पे आ गया और इसके भी 2 लग जाएंगे इधर और प्लस 2 AgCl, कुछ इस तरह का हमारे पास बन जाएगा। हालांकि हमें मतलब किससे, इन 2 AgCl के आयन से। क्लियर, तो ये चीज हमें यहाँ से पता चल जाती है। तो अब अगर मुझसे कोई सेकेंडरी वैलेंसी पूछे तो क्या दिक्कत है, सेकेंडरी वैलेंसी बता दो, यही तो है सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया था नॉमेनक्लेचर का। तो हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, जिनको स्पेशली हम इस तरह से कुछ लिखेंगे, तो इनको हम लोग कैसे इनकी नेमिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते थे, या फिर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स की भी बात करते हो, सॉल्ट्स की बात करते हो, तो उन सब के लिए हम लोगों ने हमेशा एक रूल्स को फॉलो किया उनकी नेमिंग को देखते हुए। तो इसी तरह से ये आपके जो कंपाउंड्स हैं तो ऑलरेडी इतने कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे तो नेमिंग की रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा हो जाती है। तो नेमिंग हम लोग 2 तरह से यहाँ पे पढ़ते हैं, एक तो फॉर्मूला राइटिंग और एक हम पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स में तो आप ये देखोगे कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स है उसको प्रॉपरली आप कैसे नेम करोगे रूल्स को फॉलो करते हुए। अब वो जो भी कुछ नेम है उसके बेसिस पे आप उनका फॉर्मूला राइट करते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ सिंपली, अगर हम लोग NaCl की बात करें तो देखो NaCl जो है वो इसका फॉर्मूला है, नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये तो नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पे इसको तो हम कह देंगे नेमिंग और इसको हम कह देंगे फॉर्मूला राइटिंग। तो हमें दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड है। अब अगर आप पूछोगे कि फॉर्मूला की क्या जरूरत थी जब हमारे पास नेम ऑलरेडी था, तो देखो हर बार अगर मान लो मुझे कोई NaCl की रिएक्शन बतानी है तो हर बार सोडियम क्लोराइड इतना सब कुछ लिखना, अब इसकी भी क्या जरूरत थी। तो देखो अगर मैं अपने सामने एक कंपाउंड रख लूँ जो कि व्हाइट कलर का है, थोड़ा सा ऐसे क्रिस्टलाइन सा पाउडर्ड फॉर्म में है, तो उसी को तो हम क्या कहेंगे, NaCl कहेंगे। इवन NaCl के पैलेट्स भी आते हैं। तो इस तरह से तो मेरे को कभी उसको डिस्क्राइब करना होगा तो हर बार मैं आपको ला के तो नहीं दिखा सकती ना। अगर मान लो मुझे कोई रिएक्शन दिखानी तो हर बार हम रिएक्शन को करके नहीं देख सकते। तो इस वजह से तो हमें नाम की जरूरत थी ताकि हम ये पता कर सके कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन है, NaCl। तो इसलिए तो हमें नेम की जरूरत पड़ी। अब इतने बड़े नाम को हर बार लिखना, अब ये तो इतना बड़ा है भी नहीं, कई सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके इतने लंबे लंबे और बहुत टिपिकल से नाम होते हैं, तो हर बार इतने लंबे नाम लिखना थोड़ा सा ऐसे अनकंफर्टेबल सा होगा। तो इस वजह से हमने उनको क्या करा, कुछ सिंबल्स के फॉर्म में, कुछ नेम्स के फॉर्म में, कुछ शॉर्ट एब्रीवेटेड फॉर्म में हमने उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश की। तो अब अगर मैं NaCl लिखती हूँ तो मुझे पता है कि हाँ हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, और जैसे ही मैंने सोडियम क्लोराइड बोला तो मुझे पता है कि वो ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखता कैसा है। तो बिल्कुल वैसे ही अब क्योंकि जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो और भी ज्यादा बड़े, लेंदी, कॉम्प्लेक्स और टिपिकल होते हैं, तो यहाँ पे हमें नॉमेनक्लेचर में फॉर्मूला राइटिंग की भी जरूरत है और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स के कंप्लीट नेमिंग की भी जरूरत है। ठीक है,
और इन दोनों के लिए ही हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, और ये रूल्स दिए किसने हैं? IUPAC ने। ठीक है, तो इनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? फॉर्मूला राइटिंग की, कि हम फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं। तो मैं फटाफट से आपके सामने रूल्स पढ़ देती हूँ, उसके बाद में एक आध क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और बस यही है। देखो, सबसे पहली बात, जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, तो उसमें आप सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को लिखोगे। यानी कि अगर ये मेरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो सबसे आगे मैं किसको लिखूंगी? सेंट्रल मेटल एटम को, या फिर सेंट्रल मेटल आयन, कुछ भी कह दो। ठीक है, एटम तब कहोगे जब मेटल के ऊपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयन तब कहोगे जब उसके ऊपर कुछ प्लस चार्ज है। लिगैंड इन अल्फाबेटिकल। अब देखो, इसके बाद में हम किसको लिखते हैं? लिगैंड्स को लिखते हैं। अब जैसे LN हो सकता है, या कोई L' टाइप का है तो उसको मैं M लिख देती हूँ, तो मतलब मेरे नंबर ऑफ लिगैंड्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ लिगैंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर एक से ज्यादा तरह के लिगैंड्स होते हैं, यानी कि हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसे में जिसका भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी पहले आता होगा उसको हम आगे लिखेंगे। ठीक है, तीसरी बात, अगर लिगैंड्स आपके कैसे हैं? पॉलीडेंटेड हैं, तो वही अल्फाबेटिकली एब्रिवेटेड लिगैंड्स, फर्स्ट लेटर डिटरमाइन द पोजीशन। ठीक है, वही चीजें जो पॉइंट यहाँ पे बताया सेम वही है। देन है एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी को। नो स्पेस बिटवीन द लिगैंड्स एंड द मेटल, मेटल और लिगैंड के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको स्पेस, लेकिन ये स्पेस ऐसा इतना होना नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं रखना आपको। देन है चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अगर आपकी चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है तो आप चाहे तो उसको विदाउट काउंटर आयन भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको सिंपली चार्जेस के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, और चाहे तो आप यहाँ पे काउंटर आयन भी रख दो, दोनों ही चीजें सही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है ना, तो ये कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। द चार्ज ऑफ द केटायंस इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ द एनायन। इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, वो तो हमें पता है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स है, एक कोई कंपाउंड बन रहा है, तो कंपाउंड तो न्यूट्रल ही होना चाहिए। तो अगर हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी केटायन है तो उसको बैलेंस करने के लिए रेस्पेक्टिवली उतना एनायन भी वहां पे होना चाहिए। अब वो एनायन भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो सकता है, या फिर सिंपली कोई भी दूसरा आयन हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो इन एग्जाम्पल्स में से हम लोग एक आध को कर लेते हैं और बाकी आप खुद से कर लेना। जैसे कि मैं इसको एक करके दिखा देती हूँ आपको, जैसे टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, ये जो इतना लंबा सारा लिखा हुआ है ना, इसी को ही हम लोग नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसको हम लोग फॉर्मूला राइटिंग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मेटल को लिखोगे। देखो मेटल मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया मेरा मेटल सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे टेट्रा अमीन दिखाई दे रहा है, एक्वा दिखाई दे रहा है और क्लोरिडो दिखाई दे रहा है। अब देखो अल्फाबेटिकली अगर मैं इनको अरेंज करूं तो देखो यहाँ पे टेट्रा को आपको नहीं देखना होता, जो प्रीफिक्स है उसको नहीं देखना, आपको किस पे फोकस करना है? अमीन पे, एक्वा पे और क्लोरिडो पे। तो इतना तो पक्का है कि क्लोरिडो जो है वो तो बाद में ही आएगा, और अमीन और एक्वा में देखो एम पहले आता है कि क्यू पहले आता है? तो M पहले आता है, तो जो जैसा लिखा है बिल्कुल उसी ऑर्डर में लिख दो। तो टेट्रा अमीन का तो मतलब हो गया NH3 कितना 4, एक्वा का मतलब हो गया वाटर, वो कितना है? तो वो 1 ही है, और क्लोराइड भी 1 ही है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्लोराइड है, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे Cl1 है, 2 है, 3 है, क्या है? तो उसके लिए देखो मेरे को यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है कोबाल्ट की 3। ठीक है, तो अब बस निकाल लो, यहाँ से आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी का चार्ज मिल जाएगा। तो ये देखो +3 हो गया, इस पर तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 होता है, और कितना है? 1 है, प्लस क्लोराइड के ऊपर क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ गया? +3 और -1, यानी कि निकल के आ गया +2। तो मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज है? +2, और इसके ऊपर तो -1 होता है, इसका मतलब मुझे क्लोराइड के 2 आयंस चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला। इसी तरह से आपको बाकी सारे भी एक बार सॉल्व करके अपने आप से देखने हैं। देन कम्स द नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग आप किस तरह से करोगे? तो केटायन फर्स्ट हमेशा आप जैसे नॉर्मली सॉल्ट्स के अंदर करते हो, कैटायंस को हमेशा सबसे पहले लिखते हो, उसके बाद में एनायंस को लिखते हो। ठीक है, तो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, मतलब जो आपकी यहाँ तो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज की मैंने बात की है कि जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन आपको हमेशा कैटायन को आगे लिखना हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो चाहे ना हो। ठीक है, फिर लिगैंड्स की अगर हम बात करें तो लिगैंड्स को अगेन आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही शो करते हो,
कोई दिक्कत नहीं है। एनायनिक लिगेंड्स की अगर हम बात करें तो वो हमेशा O से एंड होते हैं। कौन? एनायनिक लिगेंड। जैसे कि अगर क्लोराइड है तो क्लोराइडो हो जाएगा, या फिर क्लोरो लिख दो, या फिर फ्लोरिडो लिख दो, या फिर फ्लोरो लिख दो, ठीक है। जैसे साइनाइड है तो साइनो लिख दो या साइनाइडो लिख दो, लेकिन हमेशा आपको एंड किससे करना है? O से, अगर वो एक एनायनिक लिगेंड है तो। अगर वो एक न्यूट्रल या फिर कैटायनिक लिगेंड है तो जो उसका नाम है ना, आप उसको एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपके कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हमने स्पेशल नाम दिए हैं। वो कौन हो जाएंगे? जैसे वाटर को हम एक्वा बोलते हैं, इसको हम अमीन बोलते हैं, अमोनिया नहीं बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोनिल बोल देंगे, और इसको हम नाइट्रोसिल बोल देंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना है। देन अगर हम प्रीफिक्सेस की बात करें तो प्रीफिक्सेस हम लोग क्या होता है कि मोनो, डाई, ट्राई को यूज करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके अपने लिगेंड के खुद के ही नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा कुछ ऐसा कुछ आ रहा होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दूं, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल देखा था इथिलीन डायमीन का, ठीक है। इसका नाम क्या है? अगर ये मान लेते हैं 1 पोजिशन है, 2 पोजिशन है, तो हम इसको बोल सकते हैं इथिलीन डायमीन भी बोल सकते हैं, या फिर इसी को ही हम इथेन 1,2 डायमीन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही नाम जो हैं वो उसके हो सकते हैं, लेकिन इसमें खास बात ये है कि चाहे हम ये लिखें चाहे ये लिखें, यहाँ पे खुद में इसके नाम में डाई, ट्राई या फिर टेट्रा कुछ जैसा आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम प्रीफिक्स भी यही लगा देंगे, अब आप मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है जिसके अंदर इसके ऐसे 2 या 3 लिगेंड्स हैं, तो ऐसे में बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि हम उसको बोले, अगर 2 लिगेंड्स होते हैं तो अगर हम बोले डाई इथिलीन डायमीन तो बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाएगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर इस तरह के लिगेंड्स हो तो हम उनके लिए बेस, ट्रेस, टेट्राकेस, पेंटाकेस, इस तरह के हम लोग प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज आप नॉर्मली अगर क्लोराइड के 2 लिगेंड्स होते हैं तो आप उसको डाइक्लोरो बोल दोगे, ठीक है। जैसे देखो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, तो ये इसका नाम क्या होता है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इसका खुद का नाम है। अब इसके आगे अगर मान लो ये भी 3 होते तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो जाता, जो कि कंफ्यूजन सा हो जाता। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज किया? बिस को यूज किया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की ऑफ द मेटल, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है? ये कैटायन, एनायन या फिर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आपकी न्यूट्रल हो सकती हैं, कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, लेकिन जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है या तो 0 होगी या फिर प्लस में होगी, ठीक है। जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो आपको हमेशा उसको पैरेंथेसिस में रोमन नंबर्स में लिखना होता है। क्लियर? ओके। देन है कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायन, मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट, ठीक है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो एक कैटायन होता है तो जो आप मेटल है ना उसको एज इट इज लिख दोगे, यानी कि आप कोबाल्ट को कोबाल्ट लिख दोगे, प्लैटिनम को प्लैटिनम लिख दोगे। लेकिन अगर आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक एनायन होती है तो ऐसे में जब आप नेमिंग करोगे तो जो भी आपका रिस्पेक्टिव मेटल है उसको आपको उसके नेटिव नेम के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर वो एनायन है तो जो भी उसका नेम लैटिन नेम के अकॉर्डिंग जो उसका नेटिव नेम बनता है, राइट। जैसे कि अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्टेट, आयरन की बात करें तो फेरेट, और सिल्वर की बात करें तो अर्जेंटेट, ठीक है। प्लैटिनम होता तो प्लैटिनेट, ठीक है। और भी आपको जैसे गोल्ड होता तो उसको हम बोलते हैं ऑरेट, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, प्लैटिनम होता तो प्लैटिनेट बोल देते, सिल्वर गोल्ड होता, सिल्वर तो हमने बात कर ही ली तो उसको हम ऑरेट बोल देते, ठीक है, इस तरह से। देन है द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है ना बिल्कुल वो वैसा ही रूल फॉलो करते हैं जैसा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स कैटायंस के लिए देखते हैं, वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे मतलब इनके कुछ एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करके देख लेना, वैसे तो मैंने आपको करवाए थे, और बाकी जब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे जिसके अंदर कि हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी हम उसको कवर कर लेंगे। देन बात आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो मेटल और लिगेंड के अंदर एक स्पेशल बॉन्डिंग होती है, जो कि आपको इस तरह की बॉन्डिंग किसी और मॉलिक्यूल्स में, अगर हम ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक की बात करें तो इस तरह की नहीं दिखाई देती, होती भी है तो इतनी मतलब इतनी स्पेसिफिक बॉन्डिंग हमें दिखाई नहीं देती। तो इस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए
कई सारी थ्योरीज आई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है, जिसमें कौन कौन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, लिगैंड फील्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। ये दोनों जो थ्योरीज है ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमें वीबीटी को और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डिस्कस करना है। अगर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी ने ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया था, उसने ये माना था कि मेटल और लिगैंड के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड जैसा कुछ होता है, यानी कि इनके ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, जिस ओवरलैपिंग की वजह से इनकी बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रांग होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये मानती है कि इनके जो बीच के इंटरेक्शंस होते हैं ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर आयनिक बॉन्ड्स जैसा कुछ होता है, यानी कि वो ये मानती है कि जो आपका मेटल है वो एक कैटायन की तरह बिहेव करता है और जो लिगैंड है वो एनायंस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। इसी थ्योरी को हम शॉर्ट में वीबीटी भी कहते हैं, ठीक है। इसने खास क्या बातें बोली थी उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये क्या बताता है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग बताता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। तो ये तो कोई इतनी स्पेशल बात है ही नहीं, तभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसमें तो इतना कुछ था नहीं। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज डेवलप्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्डिंग यूजिंग द मेथड ऑफ क्वांटम। इसका जो बेसिक ओरिजिन है ना वो कहाँ से है, क्वांटम मैकेनिक्स से, जो कि आप लोगों ने पढ़ भी रखी है थ्योरी, तो है ना, क्लास 11th में। देन अगर हम बात करें, दिस थ्योरी प्राइमरली फोकसेस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द, ये थ्योरी क्या मानती है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना उनके अंदर भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही प्रेजेंट होते हैं। जो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वही एक्चुअली जब ओवरलैपिंग होती है तो उसकी वजह से आपका मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ये इस कॉन्सेप्ट को मानती है। इस थ्योरी को देने वाले कौन थे, लिनस पॉलिंग। और उन्होंने क्या कहा था कि जो आपके मेटल आयंस होते हैं वो क्यों इस तरह की बॉन्डिंग शो करते हैं, क्योंकि मेटल आयंस के पास में क्या होता है, मेटल एटम्स के पास में या मेटल आयंस के पास में जो कि ट्रांजिशन मेटल्स को बिलोंग करते हैं बेसिकली, उनके पास में कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके पास में कुछ खाली स्पेस होता है। तो इसलिए खाली स्पेस है तो वो क्या कर सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं। तो ये बात इन्होंने इसमें कही थी कि उनके पास में या तो पार्शियली फिल्ड या फिर एम्प्टी फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि आप यही जो इनके ऑर्बिटल्स है ना, इनमें क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इनकी एनर्जीज में क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी की वजह से कुछ इक्विवेलेंट न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन्हीं को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ऑब्वियसली जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिलके बने थे उतने ही सबने रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लिया एनर्जी का, और इक्वल नंबर ऑफ आपको इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स है या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ से मिल गए, ठीक है। तो ये इन्होंने दूसरी बात कही। फिर तीसरी बात इन्होंने कही कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है ना तो मेटल अपने यही ऑर्बिटल्स किसको दे देते हैं, लिगैंड्स को, और लिगैंड्स चुपचाप अपने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे रख के चले जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे एक बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है जिसको ही हम नाम दे रहे हैं वैलेंस बॉन्डिंग थ्योरी, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो बात हो रही है ना, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। और हमें पता है कि इस तरह के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जो होती है वो किसको शो करती है, टू द कोवेलेंट बॉन्ड। तो इन्होंने ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया था, उन्होंने माना था कि मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्डिंग्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है, ठीक है, काफी हद तक कोवेलेंट बॉन्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द एटॉमिक ऑर्बिटल्स रादर देन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं ऑन द बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड द लार्जर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये मैंने आपको एस और पी ऑर्बिटल्स के रेस्पेक्ट में भी एक बार करके दिखाया था, बस फर्क ये होगा कि इस बार आपके डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे ओवरलैपिंग के अंदर, ठीक है, ओके। देन हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखें। तो इन्होंने ये कहा, अगेन बातें सारी की सारी वही हैं जो मैं आपको डिस्कस करके मतलब बता चुकी हूँ, बस इनको ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू वैलेंस ऑर्बिटल्स, जो कि हाफ फिल्ड होते हैं, बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट एटम्स, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के होंगे तभी तो ओवरलैप करेंगे। सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एरिया बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम्स इंक्रीजेज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, है ना। जैसे हम लोग नॉर्मली भी तो बनाते ही है ना ये सब चीजें, कि जैसे ये आपका एक ऐसा ऑर्बिटल है, ये एक ऐसा ऑर्बिटल है, दोनों अलग अलग एटम्स को बिलोंग करते हैं। अब क्या हुआ कि इन दोनों की आपस में क्या हो गई, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ गई, ठीक है। तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच की ओवरलैपिंग की वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी है दोनों ही एटम्स की पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो यही बात इन्होंने बोली। देन एक्चुअली ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना वो कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उनकी बॉन्डिंग को बताने के लिए नहीं दी गई थी। ये थ्योरीज इन्होंने एक जनरल
किस तरह की बॉन्डिंग होनी नहीं चाहिए दो एटम्स के बीच में जब कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, उसके रिस्पेक्ट में दी थी। हमने उसी थ्योरी के पोस्टुलेट्स को ट्राई किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर कि क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर भी रिलाई करती है कि नहीं करती। तो कुछ हद तक रिलाई हुआ भी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी लिमिटेशंस रह रही थी, इस वजह से हमने इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो ये सारी आपको वही लैंग्वेजेस मिलेंगी जो आपने क्लास 11th की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ी है, क्योंकि ओरिजिनली वही थ्योरी है। क्लियर? सो द प्रेजेंस ऑफ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम एनेबल्स इट टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही आपके मल्टीपल बॉन्ड्स को बनाते हैं, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो लोन पेयर की फॉर्म में एज इट इज बैठे रहते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो वो वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग के अंदर। क्लियर? अब नेक्स्ट है कोवलेंट केमिकल बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। ये जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ना जो आपके बन रहे हैं मेटल और लिगैंड के बीच में, कैसे होंगे, डायरेक्शनल होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर ओवरलैपिंग। फिर सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें तो यस, हाँ, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। अब ये देखो एग्जाम्पल जो यहाँ पे दे रखा है ना CO2 का, ये CO2 का एग्जाम्पल भी आप लोगों ने पहले डिस्कस किया था VBT जब हम लोग पढ़ते थे क्लास 11th में। तो ये वही चीज है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, जब उनके बीच में बॉन्डिंग होगी तो हमेशा पहला बॉन्ड जो बनेगा ना वो तो सिग्मा बॉन्ड होगा। इसके बाद में हो सकता है कि पाई बॉन्ड बने, और इसके बाद में फिर से चांस है कि पाई बॉन्ड बन जाए। ठीक है, अगर हम लोग p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, क्योंकि p ऑर्बिटल्स के पास में 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग में दे दिया, बाकी जो 2 बचे थे उनको साइड वाइज ओवरलैपिंग करा के पाई ऑर्बिटल्स में दे दिया। अब तो कुछ खास बचा नहीं है इनके पास में देने को। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपके इस तरह से बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से और पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से। अब ये सारे ही पोस्टुलेट्स जो है ना हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, इनको समझना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो अगर मैं कोऑर्डिनेशन के ही रिस्पेक्ट में बात करूं तो अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ऐसे में चांसेस हैं कि उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो वो sp3 हो या फिर dsp2 हो। इसी तरह से अगर 5 होता है तो sp3d होगी, और अगर 6 होता है तो sp3d2 भी हो सकती है, D2 sp3 भी हो सकती है। sp3 की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड शेप टेट्राहेड्रल होता है, dsp2 का स्क्वायर प्लेनर, sp3d का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 का या फिर D2 sp3 का, दोनों का क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये सब तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे है किसका, CONH3 और इसका ओवरऑल जो एंटिटी का चार्ज है वो है 3+। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, देखो मैं आपको सिंपली स्टेप्स बता देती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस तो हम करके देख चुके हैं। ठीक है, अब आप इसमें क्या करते हो, सबसे पहले आप कोबाल्ट जो है उसके लिए आप क्या करोगे, उसके ग्राउंड स्टेट को लिखोगे। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को लिखोगे। फिर आप ये देखोगे कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, यानी कि 3+ चार्ज है, तो उसके ग्राउंड स्टेट में CO3+ का, यानी जो आपका कोबाल्ट का 3+ आयन है उसका क्या चार्ज है, तो उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी होगी, क्या होगी, आप उसको लिखोगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी आती है, 3d5 आती है ग्राउंड स्टेट में। उसके बाद में आपको ये डिसाइड करना होता है कि जो भी इसके साथ में लिगैंड अटैच्ड है वो किस तरह का है, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, क्या वो वीक फील्ड लिगैंड है, या फिर वो ठीक एक मॉडरेट काइंड ऑफ है। तो हम जानते हैं कि जो आपका अमोनिया है ना वो कोबाल्ट के साथ में जब भी कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इट ऑलवेज बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो वो क्या करता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को की पेयरिंग करा देता है। ठीक है, यानी कि अगर आप CFT के कंसर्न में कहोगे ना तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो डेल्टा नॉट है इज लेसर देन दैट ऑफ पेयरिंग एनर्जी। अगर हम लोग इसी एग्जाम्पल को CFT के थ्रू देखने की कोशिश करें तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गई, पेयरिंग। अब पेयरिंग हो गई तो हमें तो कितनों की जरूरत थी, 6 ऑर्बिटल्स की जरूरत थी। हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन में इन सभी ने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने वाले कौन है, 2 तो D के हैं, एक S का है और 3 P के ऑर्बिटल्स है। तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन गई, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन गई, D2 sp3। तो ये D2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब इन D2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कौन आ जाएंगे, लिगैंड्स आएंगे और अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। लिगैंड कौन है, अमोनिया। हर अमोनिया के पास में है 1 लोन पेयर, तो 6 अमोनिया के पास में 6 लोन पेयर्स, यानी कि टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन मुझे क्या क्या मिली, तो देखो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। सबसे पहली बात तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो मुझे पता चल गया। हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो इस
कोऑर्डिनेशन एंटिटी के करस्पॉन्डिंग कौन सा मतलब स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्री होगी, वो भी मुझे पता चल गई। मुझे यहाँ से मैग्नेटिक बिहेवियर का भी अंदाजा हो गया कि क्यों यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट मेटल के अंदर, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, मुझे स्पिन के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चल गया, ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो बेसिकली कौन है आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे यहाँ से मिल गई। लेकिन इसके लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ये हैं कि यहाँ पे ना कहानियां बहुत बनाई गई थी, मतलब अजम्पशंस बहुत थे। क्लियर। दूसरी बात, यहाँ पे कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन इन्होंने मैग्नेटिक डेटा का नहीं दिया था। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि इन्होंने क्या किया था ना कि ये कुछ ऑलरेडी जो नोन मॉलिक्यूल्स थे जिनका कि मैग्नेटिक बिहेवियर भी हमें पहले से पता था, उनको स्टडी करके उनका जो भी मतलब पहले से जो हमें इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे वीबीटी को दिया गया था। ठीक है, क्योंकि वीबीटी तो ऑलरेडी एक गिवन थ्योरी थी और हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, तो जो भी मॉलिक्यूल्स की ऑलरेडी हमारे हाथों में इंफॉर्मेशन थी उनको यूज करके हमने वीबीटी को समझने की कोशिश की कि क्या वीबीटी उसके ऊपर सही बैठती है कि नहीं बैठती। तो ऐसे में हम लोग मैग्नेटिक डाटा भी पहले से ही लेते थे, तो हमने वीबीटी को यूज करके कभी भी ये नहीं फाइंड कर पाए कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, क्या होगा। अगर हमें उसका थ्योरी पता चल जाए, अगर हमें उसका रिलेटेड पूरा कहें कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब हम कहें कि उनके जो एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं उनका एक बिहेवियर पता चल जाए, तो ज़रूर हम कह सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल इसके लिए करेक्ट बैठता है। ठीक है, देन इन्होंने भी कोई स्टेबिलिटी की बात नहीं की थी, कोई एक्सप्लेनेशन इन्होंने भी कलर का नहीं दिया था, और इन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड लिगेंड्स कौन होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया अमोनिया वैसे तो एक मॉडरेट लिगेंड होता है, कई बार ये वीक लिगेंड की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन कोबाल्ट के साथ में मैंने आपसे कहा कि इट ऑलवेज बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ऐसा क्यों है, क्यों ये कभी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कभी वीक फील्ड लिगेंड है? अगर इसकी जगह कोई और होता तो मैं कैसे कंपेयर करती कि इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है? मतलब इन्होंने लिगेंड्स के बिहेवियर पे, लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, इसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की थी। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा, इसका भी उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, जिससे कि हम ये फाइंड आउट कर सके कि हमारा जो फाइनल कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो किस तरह की ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करने वाली है। क्लियर। तो काफ़ी सारे लिमिटेशंस थे यहाँ पे, इसी वजह से हमें नई थ्योरीज की जरूरत थी। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो अगर वीबीटी पे आता है क्वेश्चन तो आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है। कोई भी एक आपको मॉलिक्यूल गिवन होगा, जैसे आप इनमें से चाहे तो कोई प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको इसका तो बता ही दिया है। ठीक है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि कोई भी एक मॉलिक्यूल को चूज कर लो और फिर ट्राई करो कि उसकी आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ वीबीटी को यूज करते हुए। किसको यूज करते हुए? वीबीटी की जो थ्योरीज और इसके अजम्पशंस हैं उनको यूज करते हुए आप ये फाइंड आउट करो कि वहां पे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा मतलब कि स्ट्रक्चर कैसा है, ज्योमेट्री क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर होगी कि नहीं होगी। आप पहले से मतलब, हालांकि जो वीबीटी ने बताया था उसमें उनको ऑलरेडी मैग्नेटिक बिहेवियर का अंदाजा था, लेकिन आप लोग ट्राई करो एक बार इसको इस तरह से करने की। अगर आपको ये पता चल जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, तो आप ये बता सकते हो कि उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो उसकी हेल्प से आप डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो, और लिगेंड्स आपके किस तरह के हैं, किस तरह का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उस बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि कॉम्प्लेक्स आपका लो स्पिन है कि हाई स्पिन है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हम क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग वीबीटी। नेक्स्ट अगर हम थ्योरी, ये तो हम लोगों ने कवर कर लिया, ये दोनों हमें पढ़ना ही नहीं है, तो बचता कौन है हमारे पास में? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अलग थी अपने पोस्टुलेट्स में, अपने अजम्पशंस में। ठीक है, अभी उनको डिस्कस करते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। तो नेक्स्ट है हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सबसे बड़ा डिफरेंस अगर हम वीबीटी से देखें तो बेसिकली यही है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ज़्यादा जो एम्फेसिस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस पे किया गया था, जिसमें ये माना था कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं, कैटायंस की तरह बिहेव करते हैं, जबकि लिगेंड्स एनायंस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये बात रखी गई थी। सो CFT डिस्कस अबाउट द नेट चेंज इन द क्रिस्टल फील्ड। हाँ ठीक है, अभी हम लोग ये सारे एनर्जी जो फील्ड्स वगैरह हैं, क्रिस्टल एनर्जी फील्ड, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, इन सबको डिस्कस करेंगे आगे। तो इसमें इन्होंने ये कहा था कि जब आपका फाइनली क्रिस्टल बनता है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है जैसा कि इनिशियल स्टेज थी। यानी कि जब आपके लिगेंड्स जो है वो अप्रोच करते हैं मेटल को, तो उसके बाद में उसके मेटल के ऑर्बिटल्स के अंदर आपको स्प्लिटिंग देखने को मिलती है और एनर्जीज जो हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, तो नेट कितना एनर्जी के अंदर स्प्लिटिंग हो रही है उसकी बात इन्होंने की थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ठीक है, ओरिएंटेशन फ्रॉम द ओरिएंटेशन ऑफ द d ऑर्बिटल्स ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कैटायन इन
इनसाइड अ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप ऑफ आयंस आल्सो कॉल्ड एज लिगैंड्स। ठीक है, तो इनके बारे में अभी हम बस बात करते हैं। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको ही हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, लिगैंड फील्ड थ्योरी कह देते हैं। हालांकि कुछ थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो लिगैंड फील्ड थ्योरी जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से थोड़ी सी अलग है। ठीक है, देन अगर हम बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, तो इसमें देखो इन्होंने खास खास बातें, आप इनके पोस्टुलेट्स कह सकते हो इनको। तो इन्होंने ये कहा था कि जो आपका मेटल और लिगैंड होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं, जहाँ पे मेटल्स जो हैं वो कैटायन की तरह बिहेव करते हैं और लिगैंड्स जो हैं ये आपके एनायन हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, उनके पास अपने लोन पेयर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स किसको देंगे, मेटल्स को देंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम कहें कि यहाँ पे जब लिगैंड नहीं प्रेजेंट होता तब तक मेटल आयंस बिल्कुल वैसे ही बैठा होता है जैसे कि वो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, यानी कि उसके ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होते हैं। उसके जो पांचों, अगर हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में ही बात करें तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स, जितने जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सभी के सभी डीजेनरेट होते हैं, बिल्कुल इक्वल एनर्जीज पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कब, जब तक कि आपके लिगैंड्स प्रेजेंट नहीं है तब तक डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन जैसे ही लिगैंड अप्रोच करता है तो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं उनके अंदर कुछ स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलती है, कुछ गड़बड़ सी हो जाती है। यहाँ पे वो जो एनर्जी, जो आपके जो ऑर्बिटल्स थे ना, वो अपने लिगैंड किस डायरेक्शन से आ रहा है, उसकी अप्रोच कहाँ से हो रही है, उसके हिसाब से वो स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो डीजेनरेसी लूज हो जाती है और फील्ड जो है यहाँ पे जनरेट हो जाता है। इसी फील्ड की वहाँ पे बात कर रहे थे जब हमने इनिशियली देखा था ना, चेंज इन द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। ठीक है, इसी की बात हो रही थी ये। तो देखो, नॉर्मली तो मुझे पता है कि डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 5 डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, एक तो है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, और उसके अलावा डी भी साथ में लिख देते हैं, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, उसके अलावा डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। जिनमें से खास बात ये है कि इनके अंदर अगर हम इनका ओरिएंटेशन देखें अकॉर्डिंग टू एक्सेस, तो हम देखते हैं कि ये जो है ना, ये डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये आपके अलोंग द एक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम इनकी बात करें तो ये इन बिटवीन द एक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सेस के बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख भी सकते हो यहाँ पे देखो, ये अगर एक्स वाई एक्सेस है तो इसके बीच में आपको एक ऑर्बिटल मिल रहा है ना, ये इस तरह से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे भी आपके ऑर्बिटल के बीच, एक्सेस के बीच में है। यहाँ पे भी अगर आप इनको ड्रॉ करोगे तो आप देखो ये भी कैसे हैं, आपके एक्सेस के बीच में है। जबकि अगर हम इनकी बात करें तो ये बिल्कुल आपके एक्सेस पे प्रेजेंट है। यहाँ पे भी आप देखो, ये कौन से पे, वाई एक्सेस, और ये वाला एक्स एक्सेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपको बातें यहाँ पे एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अब क्या होता है कि जब हम क्रिस्टल फील्ड की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इनिशियली जो आयंस है ना वो बिल्कुल अपनी डीजेनरेट स्टेट में थे, बल्कि हमें इतना सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर भी आ सकते हैं। फिर भी अगर करना ही चाहो तो यहाँ पे कर लो कि जब मेटल्स और लिगैंड एक दूसरे के पास में आते हैं तो इनिशियली क्या होता है कि कुछ अट्रैक्शन की वजह से एकदम से जो मेटल की एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, फिर डिक्रीज होती है, फिर धीरे धीरे जो शेल्स हैं वो जैसे जैसे और पास में आते हैं तो वहाँ पे रिपल्शन स्टार्ट होते हैं, और फाइनली रिपल्शन के बाद में आपको एक इक्विवेलेंट एनर्जी, अभी भी इक्विवेलेंट ही रहती है, लेकिन उसके बाद में जब लिगैंड्स और ज़्यादा पास में आते हैं तो उनके आने की वजह से वहाँ पे कुछ स्प्लिटिंग हो जाती है। उसका रीज़न क्या है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है कि जो इनिशियली जिस एनर्जी लेवल पे वो प्रेजेंट है उसको तो हम बैरी सेंटर कहते हैं, और जो ऑर्बिटल्स उनके ऊपर चले गए और कुछ ऑर्बिटल्स होंगे जो कि नीचे चले गए। हालांकि कितने ऊपर गए और कितने नीचे गए, अगर उन दोनों के हम एनर्जीज को देखेंगे तो वो बिल्कुल आपका कैंसिल आउट होके इसी एनर्जी के इक्वल आना चाहिए, जिसको कि हम जीरो कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन पॉइंट होता है, और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है इसको हम शो कैसे करते हैं, डेल्टा से। ठीक है, इसको हम शो करते हैं डेल्टा से। अगर आप ऑक्टाहेड्रल सिस्टम की बात कर रहे हो तो आप यहाँ पे O लिख दोगे, अगर आप टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हो तो आप इसको T लिख दोगे। ठीक है, अगर आप देखोगे कि कितनी एनर्जी इस बैरी सेंटर से ज़्यादा बड़ी है कुछ ऑर्बिटल्स की वजह से और कितनी डिक्रीज हुई, अगर आप दोनों को करोगे तो वो बेसिकली आपका इक्वल कैंसिल आउट होके जीरो के ही इक्वल आएगा, यानी कि बैरी सेंटर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग COCN6 की बात करें और एक हम COF6 की बात करें, तो देखो देखने में तो हमें ये लगता है कि दोनों के अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट है, दोनों के अंदर कितना है 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है। CN और F जो है वो आपके दोनों के दोनों ही कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप के हैं, मतलब कि दोनों को दोनों एक देखने में ऐसा लगता है कि ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते होंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो फ्लोराइड है वो आपका बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, बल्कि बहुत ही वीक लिगेंड होता है। लेकिन अगर हमें ये थ्योरी ना पता होती तो हम कभी भी जो कंक्लूजन्स हैं, जो बेसिक जो इंफॉर्मेशंस हैं दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस के लिए, उनको फाइंड आउट नहीं कर पाते। कैसे? क्योंकि ये दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं अपने बिहेवियर में। ये हमें तब पता चला जब हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देखा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की भी बात हुई थी, जिसमें कि ये पता चला कि जो CN है आपका, ये तो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, जबकि जो फ्लोराइड है वो आपका होता है वीक फील्ड लिगैंड। वीक फील्ड लिगैंड का मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो ऊपर और नीचे जो आपको एनर्जी का एक स्प्लिटिंग देखने को मिल रहा है, तो उनकी स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा कॉज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग, जैसे F की बात हो रही है, तो बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं है दोनों ऑर्बिटल्स में। तो बेसिकली जब यहाँ पे 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके होंगे और चौथे इलेक्ट्रॉन को भरने की बारी आएगी, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन इजीली इस वाले ऑर्बिटल में जा सकता है, क्योंकि एनर्जी का गैप बहुत कम है। तो 4th यहाँ चला गया, 5th यहाँ चला गया। अब 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो वो तो अगेन हुंस रूल को फॉलो करते हुए 6th इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा केस आपको CN6 के साथ में नहीं देखने को मिलता। CN जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज करता है। डेल्टा देख रहे हो ना आप, तो ये डेल्टा जो है बहुत ज़्यादा होता है जब आपका कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। तो इतना ज़्यादा ये गैप होता है कि रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती कि 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जाए। इस वजह से वो वहाँ जाने से ज़्यादा उसको बेहतर लगता है कि मैं यहीं पर ही आकर बैठ जाऊँ। हालांकि इसमें आपका हुंस रूल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफेक्ट तो करता है, लेकिन पूरी तरह से भी नहीं करता, क्योंकि हुंस रूल में बात की गई थी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की, पर ये तो डीजेनरेट है ही नहीं, है ना। तो इसलिए इतनी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती। क्लियर? लेकिन दोनों का बिहेवियर ही बिल्कुल चेंज हो गया। अगर आपसे कोई कहे कि इनमें से कौन डायामैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है, तो आप कहोगे ये तो पैरामैग्नेटिक है, जबकि ये जो है डायामैग्नेटिक है। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करोगे तो यहाँ पे बहुत इजीली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं, जबकि ये तो काफ़ी हद तक स्टेबल है। होंगे तो यहाँ पर भी सही, लेकिन वहाँ तो बहुत इजीली ट्रांजिशंस हो जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चलती हैं। देन है लिगैंड्स अप्रोच। ठीक है, अब ये जो अगर हम ऑक्टाहेड्रल सिस्टम की बात करें तो उसमें आपको खास बात क्या ध्यान रखनी है, उसमें आपको खास बात तो यही ध्यान रखनी है कि जो लिगैंड्स हैं वो कहाँ से अप्रोच करते हैं, अलोंग दी एक्सेस से। ठीक है, ये एक्सेस के अलोंग अप्रोच करते हैं। अब एक्सेस के अलोंग से क्या मतलब हो गया कि जैसे ये मेरे एक्सेस हैं, तो हम क्या देखेंगे कि लिगैंड जो है वो यहाँ से अप्रोच करेगा, या फिर यहाँ से अप्रोच करेगा, या फिर यहाँ से अप्रोच करेगा। मतलब लिगैंड के एक्सेस, मेटल के एक्सेस के अलोंग करेगा। तो वो सभी ऑर्बिटल्स जो कि मेटल के अंदर एक्सेस के अलोंग प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कौन कौन हो जाएंगे आपके, dx² y² और dz²। ये हमने देखा था कि ये एक्सेस के अलोंग प्रेजेंट होते हैं, अभी बात की थी। ये दोनों कौन होते हैं, एक्सेस के अलोंग प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि जो आपका लिगैंड है वो भी एक्सेस के अलोंग ही आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस की वजह से ये वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनका डिस्टेबलाइजेशन हो जाता है, इनकी एनर्जीज बढ़ जाती हैं। तो स्प्लिटिंग के दौरान वो ऑर्बिटल जो कि आपको ऊपर दिखाई देता है बैरीसेंटर के, वो इन्हीं दोनों के ऑर्बिटल्स होते हैं, और उनको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केसेस में इनको हम EG बोलते हैं, और हम कहेंगे कि इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज। ठीक है, और जो बाकी तीनों होते हैं कौन, dxy, dyz और dzx, इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और इन तीनों को हम नाम देते हैं T2G। G का मतलब जिरेड होता है, यानी कि सिमेट्री से कंसर्न्ड है। ये जिरेड जो हम सबस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, ये आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे रिपल्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इन वाले एनर्जी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी बैरीसेंटर से। तो देखो यहाँ पे अगर अगेन हम इसी को देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि इनिशियली तो डीजेनरेसी थी, पर जैसे ही लिगैंड ने अप्रोच किया तो स्प्लिटिंग हो गई। ये है आपका बैरीसेंटर। तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स जो कि आपके EG हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सेस, क्योंकि ये वो ऑर्बिटल्स हैं जो अलोंग एक्सेस प्रेजेंट होते हैं। और अगर इनकी हम बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन बिटवीन एक्सेस। तो इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ये और ज़्यादा स्टेबलाइज हो गए।
ठीक है। तो और ये भी क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस बिटवीन द लिगैंड्स एंड दीज ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो ये बात हो गई। अब इन दोनों ही जो स्प्लिटिंग हुई है ऑर्बिटल्स के बीच में, इनके एनर्जी गैप को हम क्या कहते हैं? डेल्टा नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट कह दो या ओ कह दो, ओ मतलब है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को शो करने के लिए है। और ये कौन है? ये बैरीसेंटर है। अगर हम देखें कि बैरीसेंटर के कंपैरिजन में इसमें कितनी एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो हमने देखा कि हर एक वो इलेक्ट्रॉन जो कि ऊपर जाता है वो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी को 0.6 डेकरल से क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। और वो हर इलेक्ट्रॉन जो कि T2G के ऑर्बिटल में नीचे आता है, वो बेसिकली जो एनर्जी है सिस्टम की उसको डिक्रीज कर देता है बाय अ वैल्यू ऑफ -4 कह दो या फिर -0.4 डेकरल कह दो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप ये मान के चल रहे हो कि इसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो 10 डेकरल है, अगर आप ये मान के चल रहे हो कि एनर्जी गैप जो है वो कितना है? 10 डेकरल है, तो ऐसे में आप इसको भी कितना कंसिडर करोगे? 6 डेकरल, और इसको करोगे -4 डेकरल। अगर आप इसको 1, क्योंकि कुछ केसेस में कुछ बुक्स में आपको 1 डेकरल भी मिलेगा, तो ऐसे में आप इसको 0.6 और -0.4 डेकरल कंसिडर करोगे। ठीक है? तो और ये आता कहाँ से है? तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ना, दिस रिप्रेजेंट्स कि कितना मतलब डिस्टेबलाइजेशन हो गया और कितना स्टेबलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका डिस्टेबलाइजेशन उतना ही तो हुआ ना जितना कि स्टेबलाइजेशन हुआ था, उसको ऑपोजिट। तो बेसिकली हम इसको क्या बना देंगे? 3/5, और ये कितना हो जाएगा आपका? -2/5। ठीक है? डिस्टेबलाइज कितना हुआ है? जितना स्टेबलाइजेशन हुआ है उसका मतलब आप कह दो उसका बचा हुआ जो पार्ट है वही तो डिस्टेबलाइज्ड है। 5 ऑर्बिटल्स में से आपके 3 ऑर्बिटल तो स्टेबलाइज हो गए थे, तो डिस्टेबलाइजेशन कितना हुआ? ये हो गया 3/5। क्लियर? देन अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये आपकी सीरीज है जिसमें हम देखते हैं कि जितने खास मैंने आपको बताए थे, आपको सभी हैलोजेंस को ध्यान रखना है एटलीस्ट। ठीक है? उसके अलावा OH नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिलेट भी इंपॉर्टेंट है, वाटर भी इंपॉर्टेंट है। देन आपका इंपॉर्टेंट है अमोनिया, इथिलीन डायमीन, साइनाइड, और ये है आपका कार्बोनिल। ठीक है? तो हम इसमें ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो हमारा मूवमेंट है वो फ्रॉम वीक फील्ड लिगैंड से कहाँ पे हो रहा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पे। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स आपके क्या करते हैं? ये मेटल की जो ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देते हैं। ठीक है? इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो उनकी पेयरिंग करवा देते हैं आपस में, और इस वजह से कुछ मतलब पेयरिंग हो जाने की वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। ठीक है? ये क्या कॉज करते हैं? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल के ऑर्बिटल्स में ये पेयरिंग कॉज करते हैं, जिसकी वजह से क्या बनते हैं? आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है? और बिल्कुल इसका उल्टा आप देखोगे वीक फील्ड लिगैंड्स के अंदर, जिनमें की पेयरिंग नहीं होती है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट, यहाँ पे नहीं होती है पेयरिंग, और इसकी वजह से आप देखते हो कि आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है? तो ये तो हो गई इनकी बात, बहुत इंपॉर्टेंट। देन अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें, तो टेट्राहेड्रल में जो आपके लिगैंड्स आते हैं वो इन बिटवीन द एक्सेस से आते हैं। इस वजह से क्या होगा कि आपके वो सभी ऑर्बिटल्स जो कि इन बिटवीन एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, कौन हो गया? XZ। ठीक है? ये सभी आपके वो ऑर्बिटल्स हैं जो कि इन बिटवीन एक्सेस प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी एनर्जीज क्या हो जाएंगी? इनको एक पहली बात तो हम कहेंगे T2, और इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी बैरीसेंटर से ज़्यादा। ठीक है? तो यहाँ पे अगेन ये किस वजह से होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे आपके dx² y² की और dz² की, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अलोंग द एक्सिस, अब उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप G जो लेटर है ना उसको एज अ सब्सक्रिप्ट यूज नहीं करते हो, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये बात हो गई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। यहाँ पे देख लेते हैं अगेन, पहले आपके ऑर्बिटल्स डीजेनरेट थे, जैसे ही लिगैंड्स ने अप्रोच किया तो 2 ऑर्बिटल्स तो आपके स्टेबलाइज्ड हो गए। अब वो कौन से हैं? जो कि अलोंग द एक्सेस प्रेजेंट थे, और जो इन बिटवीन द एक्सेस प्रेजेंट थे वो सब डिस्टेबलाइज हो गए और उनकी एनर्जी इससे बैरीसेंटर से ऊपर चली गई। कितनी ऊपर गई? तो 4 डेकरल। तो अगेन वही चीज, 4 डेकरल कहाँ से आया? क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स आपके ऐसे हैं जिनकी एनर्जी डिक्रीज हो चुकी है, तो ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू प्लस ऑफ 2/5
और यहाँ पे एनर्जी कितने से डिक्रीज हो गई, तो 3 ऑर्बिटल्स आपके जो हैं वो स्टेबल हो चुके हैं, तो डिक्रीज कितने से हो गई, सो माइनस ऑफ 3/5 डेल्टा नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इस तरह से। और जो टोटल डेल्टा टी है आपका वो कितना निकल कर आएगा, वो आपका अगेन आप इसको 10 में भी कंसिडर कर सकते हो, 10 डेकरेल के लिए भी कंसिडर कर सकते हो और 1 डेकरेल के लिए भी कर सकते हो। तो अगर आप 10 डेकरेल कंसिडर करते हो तो ऐसे में आप क्या यूज करोगे, +4 या फिर -6 डेकरेल को यूज करोगे। अगर आप 1 डेकरेल को मानते हो, दोनों के बीच में जितना भी एनर्जी गैप है दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में, दोनों तरह के ऑर्बिटल्स के बीच में, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 2/5, यानी कि कितना हो गया आपका 0.4 हो जाएगा। सो 0.4 या फिर -0.6 डेकरेल। क्लियर है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आपको किसी बुक में ये मिल सकती है वैल्यूज, किसी बुक में ये वैल्यूज मिल सकती है। क्लियर। अब इन जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो फर्क आता है, मतलब जो गैप है वो हमने कितना देखा था, वो ये वाला गैप है ना, डेल्टा नॉट। और कुछ एनर्जी गैप जो है इसी तरह से डेल्टा टी यहाँ पे भी प्रेजेंट था। तो हमने सोचा कि क्या हम ये देख सकते हैं कि जो आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बेसिकली उनमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो हमने बेसिकली ये देखा कि स्प्लिटिंग जो है ना इन जनरल हमेशा ही, बिना ये सोचे कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है कि वीक फील्ड लिगैंड है, हमेशा ही जो ये एनर्जी गैप है डेल्टा नॉट है वो हमेशा किसका ज़्यादा होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। मतलब स्प्लिटिंग जो है वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्यादा होगी। ठीक है, और कितनी ज्यादा होगी, तो जब वो भी फाइंड आउट करने की कोशिश की तो हमारे सामने एक रिलेशन आया, वो रिलेशन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी तो हमेशा डेल्टा नॉट से ज्यादा ही है, डेल्टा टी हमेशा डेल्टा नॉट से कम है। तो जो रिलेशन हमारे सामने आया वो है कुछ इस तरह से, यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट, या फिर आप कह सकते हो डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 9/4 डेल्टा टी। ठीक है, कुछ भी कह दो। तो ये मेरे पास आया, तो इससे भी मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से, इसका मतलब डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा टी। तो ये एक हमारे सामने रिलेशन आ गया इन दोनों के एनर्जीज का, एनर्जी गैप्स का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने अलग अलग सिस्टम्स दे रखे हैं, जैसे D0 सिस्टम, D1, D2, D3 से लेकर D10 तक के सभी सिस्टम्स दे रखे हैं। तो इसमें आप बेसिकली ये फाइंड आउट करोगे कि ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स है या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और अगर उसमें भी वीक फील्ड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स हैं, तो ऐसे में जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा कि एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किस तरह से फिल करेंगे। ठीक है, तो ये एक आपका काम है। ऑलरेडी मैंने उस क्लास में तो आपको करके दिखाई दिया था किस तरह से करते हैं, शायद मैंने D3 और D8 के जो आपको कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनके लिए करके दिखाया था। तो आप एक बार इनको वापस से ट्राई करना। अगेन मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, टेट्राहेड्रल के अंदर हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। ठीक है, और अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो वीक फील्ड अगर लिगैंड्स होते हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो बस इतना सा हिंट मैं आपको दे सकती हूँ, उसके अलावा आप ट्राई करके इसको खुद से ही देखना। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपको पता नहीं क्लियरली दिख रहा होगा कि नहीं, बट अगर आपका डेल्टा टी जो है वो ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होता है, ठीक है, तो हमेशा किसकी बात हो रही है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे बात हो रही है। और एक बार है, ये है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये बात हो रही है किसकी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर बेसिकली जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो डेल्टा टी से कैसी होती है, कम होती है। पेयरिंग एनर्जी कभी भी कम हो, ठीक है, इसका मतलब यह है कि वहां पे पेयरिंग हो सकती है। क्लियर, तो डेल्टा टी के अंदर आप वैसे भी देखते हो कि पेयरिंग हो ही रही है ना, तभी तो वो हाई स्पिन, तभी तो आपके क्या हो गए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो गए। क्लियर, तो ये एक चीज हमें ध्यान रखनी है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, तो बेसिकली यहाँ पे 2 केसेस आते हैं कि वो आपका हाई स्पिन हो सकता है या फिर लो स्पिन हो सकता है। तो हाई स्पिन के केसेस में आप क्या देख रहे हो कि जो एनर्जी है वो डेल्टा नॉट से कैसी है, कम है। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा नॉट से ज्यादा है, तब वो हो जाएगी आपकी लो स्पिन। क्लियर,
और ये तो हमने फॉर्मूलाज देखा ही था। तो फॉर्मूला कैसा होता है, CFSE बेसिकली होता क्या है, सो CFSE इज इक्वल टू डेल्टा नॉट, अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में बात करें, प्लस पेयरिंग एनर्जी। और ये जो डेल्टा नॉट है इसकी कंप्लीट एनर्जी आप कहाँ से निकालते हो, तो उसके लिए आप ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हो, जो काम मैंने आपको यहाँ पे दिया है आप इसको सॉल्व करोगे, इससे आपको डेल्टा नॉट के लिए वैल्यू मिल जाएगी प्लस उसकी पेयरिंग एनर्जी, जो कि हमें पता नहीं होती, वो आपको अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी तो पेयरिंग एनर्जी आपको हमेशा गिवन होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें कंप्लीट जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो पता चल जाएगा कि बेसिकली कितनी स्प्लिटिंग वहाँ पे हो रही है उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर। क्लियर। देन अगर हम बात करें कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो हमें पता है कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है काफ़ी अच्छे कलर्ड होते हैं। और क्यों कलर्ड होते हैं, बिकॉज ऑफ द डी ट्रांजिशंस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि टाइटेनियम का ये कॉम्प्लेक्स है, ये वैसा तो पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसे ही जो कॉपर सल्फेट का कॉम्प्लेक्स है ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। रूबी की अगर हम बात करें तो वो भी आपका एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का एक नेटवर्क होता है जो कि कलरलेस होता है, लेकिन ये कैसा है, आपका कलर्ड है। तो इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एल्यूमिनियम को क्रोमियम के एटम्स जो हैं वो रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से अभी आपका कलर्ड हो जाता है। बिकॉज अगेन वो कुछ ऐसी लाइट में आपका लाइट एब्जॉर्ब करता है, देन रिफ्लेक्ट करता है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट वो कहीं ना कहीं आपके रेड रीजन में फॉल करती है, जिसकी वजह से आपको रेड दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर हम इन सब में देखें तो अगर हम टाइटेनियम और कॉपर के इन कॉम्प्लेक्सेस को हीट करते हैं तो हीटिंग पे ये क्या हो जाते हैं, कलरलेस। तो इससे हमें ये समझ में आता है, और प्लस अगर हम इसको भी मिला दें तो इन सभी में हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। कौन से हैं वो तो हमें नहीं पता अभी, लेकिन ये कौन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं जिनकी वजह से इनके अंदर इस तरह के इंटेंस कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगेन ये सब वही वाले एग्जाम्पल्स हैं। अगर जैसे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या है, जैसे कि अगर कोई ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करेंगे। अगर एनर्जीज के बीच का जो गैप है वो इतना एनर्जी है जितना कि रूम टेम्परेचर पे हम प्रोवाइड हो जाती है मॉलिक्यूल्स को, तो ऐसे में वो खुद ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करेंगे अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे, और वापस से जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आएंगे तो वो कुछ लाइट को क्या करेंगे, वो जब वापस आएंगे तो कुछ लाइट को वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर तो ये लाइट जो है ये आपकी किस में फॉल करती है, विजिबल रीजन में, तो हमें उसका कुछ ना कुछ कलर जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, जो भी वो जिस भी वेवलेंथ की लाइट को वो यहाँ पे बेसिकली एमिट करेगा वही कलर हमें दिखाई देगा। क्लियर। जैसे कि अगर हम कोई एक एग्जांपल देखें, जैसे कि ये वाला मेरा एक कॉम्प्लेक्स है, किसका है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, तो इसने 535 जो वेवलेंथ है उसकी लाइट को एब्जॉर्ब किया। तो ये जो लाइट होती है 535 नैनोमीटर के रेंज की, दिस बिलोंग्स टू द येलो कलर। तो देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये है हमारा येलो कलर। तो येलो का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो कुछ आपका पर्पल, कुछ इस तरह का वॉयलेट जैसा कुछ कलर है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो कलर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो बेसिकली कैसा आ रहा है, वॉयलेट कलर। मतलब इस लाइट को एब्जॉर्ब किया तो कुछ वॉयलेट जैसा कलर जो है वो हमें अपीयर होता है। मतलब एक्चुअली जो आपको सोल्यूशन दिखाई देगा ना वो वॉयलेट टाइप के कलर का होगा, पिंक जैसे कलर का होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया था। अब येलो ही क्यों किया, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह के यहाँ पे उसके लिगैंड्स प्रेजेंट हैं। ये लिगैंड्स जो हैं ये वीक हैं कि स्ट्रॉन्ग हैं, इन सब पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये आप फाइंड आउट कैसे करोगे, अगर आपको दो कॉम्प्लेक्सेस गिवन हो तो मुझे पता है कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। फर्दर सॉल्व करें तो एच सी बाय लैम्डा हो जाएगा, यानी जिसका लैम्डा ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। ठीक है ना, ये बात तो हम जानते ही हैं। यानी कि अगर एनर्जी या फिर अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके रेस्पेक्ट में जो लैम्डा है वो कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम विजिबल रेंज की बात करें तो हमें पता है कि विबग्योर होता है ना, तो विबग्योर के अंदर जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो वैसे वैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती है। पर यहाँ पे एनर्जी गैप अगर ज़्यादा है, स्प्लिटिंग ज़्यादा है, तो ऐसे में CFSE भी ज़्यादा होगा। CFSE ज़्यादा है तो लैम्डा कम होगा। यानी कि इधर कहीं पे आपका वो वाला मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो आप जानते हो कि वॉयलेट का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो क्या है, येलो कलर है। तो उस तरह का सोल्यूशन आपका येलो कलर का दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला बेसिक हमें फंडा जो है वो बेसिकली यहाँ पे यूज़ करना होता है।
क्लियर। अगेन आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसमें हम देखते हैं कि निकल का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि वाटर लिगैंड प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, उसके अंदर इथिलीन डायमीन को डाल दिया। इथिलीन डायमीन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो वो क्या करेगा, और ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करेगा। तो जो मेरा नया कॉम्प्लेक्स बना उसके अंदर स्प्लिटिंग और ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो धीरे धीरे हो क्या रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो मैं देख लेती हूँ मैंने कहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ पे पहले एनर्जी कम थी, यहाँ से यहाँ जाने पे मैं क्या देख रही हूँ कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एनर्जी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब लैम्डा डिक्रीज हो रहा है। तो पहले अगर इसका कलर ग्रीन था, क्यों, क्योंकि उसने रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया था। तो अब जो है इसका वेवलेंथ कम हो चुका है, तो ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, अब रेड से कम वेवलेंथ होती है ऑरेंज की, तो ऑरेंज का रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। इसलिए पहले ग्रीन कलर का दिख रहा था, अब ये ब्लू कलर का दिख रहा है। अगर इसमें मैंने और ज्यादा इथिलीन डायमीन ऐड करना स्टार्ट कर दिया तो अगेन एनर्जी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि वेवलेंथ और ज्यादा कम हो जाएगी। तो अब उससे भी ज्यादा जो कम वेवलेंथ की लाइट है, यानी ऑरेंज से भी कम वेवलेंथ की लाइट कौन सी होती है, येलो। येलो लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री लाइट यानी कि वॉयलेट कलर को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ तो आप देख रहे हो कि इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ आप देखोगे कि वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है, यानी जितना कम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट रिफ्लेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा आपको इंटेंसिफाइड डार्क कलर दिखाई देगा सोल्यूशन का। क्लियर। तो ये आपको दिखा भी रखे हैं, जो चारों यहाँ पे मॉलिक्यूल्स डिस्कस किए हैं वो सब के सब आपको यहाँ पे दिखा भी रखे हैं, जिनके कलर्स आप मैच आपस में कर सकते हो। ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या हैं, तो वैसे तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बहुत सारा लिमिटेशंस नहीं, क्योंकि उसने काफ़ी हद तक बहुत सक्सेसफुली इसकी थ्योरी को यूज़ करते हुए आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस फाइंड आउट कर सकते हो कॉम्प्लेक्सेस के लिए। बट स्टिल कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जिनको कि हम कह सकते हैं कि लिमिटेशन है। जैसे कि इन्होंने आयनिक इंटरेक्शंस की बात की थी, जबकि अगर हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कोई भी बनते हैं तो वो कंप्लीटली आयनिक कैरेक्टर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। तो इन्होंने क्योंकि सिर्फ आयनिक इंटरेक्शंस की बात की थी, तो ये इनका फर्स्ट लिमिटेशन आप कह सकते हो। दूसरी बात, एनायनिक लिगेंड्स जो होते हैं ना, जैसे कि अगर हम F नेगेटिव की बात करें, Cl नेगेटिव की बात करें, Br नेगेटिव की बात करें, कुछ इस तरह के जिनके ऊपर के नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है, तो हम जनरली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको ज़्यादा स्प्लिटिंग शो करनी चाहिए थी, पर हम देखते हैं कि इनकी स्प्लिटिंग कैसी होती है, बहुत ही वर्स होती है, बहुत पुअर स्प्लिटिंग करते हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, वो रीज़न भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है। देन हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेराइजेशन किस तरह से होता है। देखो दो तरह के आपको आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब हो गया कि अगर इस तरह के मॉलिक्यूल्स हो जिनका कि फॉर्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चरली वो एक दूसरे से डिफरेंट हो। ठीक है। स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या हो गया कि इनके स्ट्रक्चर्स भी सेम होते हैं, मतलब फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। तो जब स्ट्रक्चर सेम है तो फिर किस तरह से, तो बेसिकली जो बॉन्डिंग होती है ना यहाँ पे, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इनको भी फर्दर हम देखें तो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनको भी हम डिस्कस करेंगे, और इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे मेनली फर्क किसके अंदर होगा कि इनकी बॉन्डिंग डिफरेंट होगी, जबकि स्ट्रक्चर और केमिकल फॉर्मूला सब कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर मास भी सेम है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे आप कह सकते हो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था, तो आइसोमेरिज्म यहाँ पे हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और वो हो गया स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपके 4 तरह के होते हैं, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। और स्टीरियो आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं आपके, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो फटाफट से इनके एक एक एग्जाम्पल देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लिंकेज आइसोमर्स की बात करें, तो लिंकेज आइसोमर्स में आप ये देखोगे कि जो लिगैंड्स है ना, उनका लिंक जो है, ठीक है, लिंकिंग जो है ना वो अलग एटम से हो रही है। यानी कि देखो यहाँ तक सब कुछ सेम है, बात करते हैं हम इसके ऊपर, सिर्फ इतने पार्ट को फोकस करते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर 1 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है इस पर्टिकुलर लिगैंड के अंदर। यहाँ पे भी 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे लिंकिंग जो है ना मेटल की, वो नाइट्रोजन के साथ हो रही है, जबकि यहाँ पे आप किसके साथ देख रहे हो, ऑक्सीजन के साथ देख रहे हो। तो इस तरह के जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमर्स। कोई दिक्कत नहीं। देन अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म्स की, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो आपका मेटल है ना, बेसिकली उसके और लिगेंड्स जो है ना वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कोबाल्ट के साथ में अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, और क्रोमियम के साथ में साइनाइड के। अगर क्रोमियम इधर आ जाए और कोबाल्ट, या फिर कह दो लिगेंड्स जो है वो बेसिकली अगर आपके
एक्सचेंज हो जाएं मेटल्स के साथ में, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब क्रोमियम के साथ में कौन प्रेजेंट है, अमोनिया प्रेजेंट है, और कोबाल्ट के साथ में कौन है, साइनाइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। देन अगर हम बात करें आयनाइजेशन आइसोमर्स की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आयनाइजेशन के बाद में जो आपको आयंस मिलते हैं, रिस्पेक्टिव आयंस मिलते हैं, वही डिफरेंट है। जैसे कि इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर हमें एक तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी मिली और एक ये Br, मतलब दो तरह के आयंस मुझे मिले। यहाँ पे टोटली मुझे 2 आयंस मिले। कौन कौन से आयंस, एक तो ये पूरी एंटिटी है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, और ये ब्रोमाइड है जिस पे माइनस चार्ज है। यहाँ पे मुझे कौन मिले, यहाँ पे भी मुझे 2 ही आयंस मिले, लेकिन एक ये मेरे को एंटिटी मिली जिसके ऊपर 2+ चार्ज है, और एक ये मिली जिसमें 2- है। यानी कि अगर इस केस में अगर मुझे ये टेस्ट करना हो कि अगर मुझे टेस्ट करना हो कि यहाँ पे सल्फेट आयंस की प्रेजेंस को, तो मैं यहाँ पे सल्फेट आयंस को टेस्ट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो एंटिटी में प्रेजेंट है। और इस मॉलिक्यूल में अगर मैं ब्रोमाइड की प्रेजेंस को चेक करना चाहूँ, टेस्ट करना चाहूँ, तो वो मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो एंटिटी में प्रेजेंट है, क्योंकि वो आयंस ही नहीं फॉर्म कर। अब जब आयंस ही सोल्यूशन में नहीं आएंगे तो टेस्ट किसको करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती है। देन सॉल्वेट आइसोमर्स जो होते हैं ना, वो एक तरह के आपके आयनाइजेशन आइसोमर्स ही हैं। इसमें बस पार्टिसिपेट करने वाला मॉलिक्यूल खुद ही सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अगर सॉल्वेंट आपका वाटर हो तो ऐसे में हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। अगर करने वाला, पार्टिसिपेट करने वाला मॉलिक्यूल खुद क्या हो, पानी हो, तो हम उसको कहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एंटिटी के अंदर 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब खुद वाटर जो है वो तो बाहर चला गया, तो पीछे कितने बचे, 5 मॉलिक्यूल्स, मतलब खुद ही आयनाइजेशन शो कर रहे हैं। यहाँ पे कितने हुए, 4 ही रह गए, क्योंकि 2 तो बाहर चले गए। अब यहाँ 3 ही रह गए जब 3 बाहर चले गए। तो यानी कि अब जब मैं इन सबका आयनाइजेशन कराऊंगी तो यहाँ पे मुझे एक कैटायन और एक एनायन यानी H+ और OH नेगेटिव भी मिलेंगे। यहाँ पे भी मुझे H+ OH नेगेटिव मिलेंगे, और यहाँ पे भी इसी प्रपोर्शन में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रपोर्शन में H+ और OH नेगेटिव आयंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। अब हमारे पास आते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर क्या होता है कि सब कुछ सेम है, मतलब कि इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसमें मॉलिक्यूलर मास सेम है, इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन फर्क किस में होता है, बॉन्डिंग में। इनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है ना, यानी कि स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होने वाला है, बॉन्डिंग्स जो है वो थोड़ी बहुत आपकी डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आते हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का अगेन स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, और यहाँ पे जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है वो अलग होगी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो आप क्या देखते हो, होते कौन है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब जो एक आप लाइट फॉल कराते हो उसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट जब निकालते हैं हम फिल्टर करके, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब सैंपल के ऊपर छोड़ा जाता है तो सैंपल क्या करता है ना, उस मोनोक्रोमेटिक लाइट को कुछ रोटेट कर देता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज फैशन में। इस बेसिस पे हम उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लीवो रोटेटरी कहते हैं, ठीक है। उनको तो हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स जो इस तरह का बिहेवियर शो करें, इस तरह के रोटेशन को शो करें, क्लियर। तो प्लेन पोलराइज लाइट को अगर तो क्लॉकवाइज होता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो लीवो रोटेटरी। और अगर हम इक्वल प्रपोर्शन में डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स को रख दें एक ही काइंड के, तो ऐसे में हमें क्या मिल जाता है, हमें उनका रेजिमिक मिक्सचर मिल जाता है, क्लियर। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं आपको। देखो ये कौन से सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये भी कोऑर्डिनेशन, ये सब जो भी मैंने यहाँ पे दिए हैं वो है फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में लाइट को रोटेट करते हैं, और ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके, आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है, सब सेम है, सब कुछ ठीक है। ये अगर मैं सुपर इम्पोज करना चाहूँ तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। इस तरह के आपके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हो गए, स्पेशली इनके अंदर डिफरेंस है ना, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। देन अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, तो इसमें हम देखते हैं कि ये वो कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं जो कि खुद हेट्रोलेप्टिक नेचर के होते हैं, यानी एक से ज़्यादा इसके अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स होने, लिगैंड्स होने चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर हम लोग टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखें, तो ये जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो नहीं करते, चाहे इसमें एक ही तरह के लिगैंड हो चाहे डिफरेंट तरीके के हो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कभी भी क्या नहीं शो करते, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करते। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो हाँ ये शो करते हैं, बस शर्त है कि इसमें कम से कम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके लिगैंड्स प्रेजेंट होने चाहिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी शो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये वाला जो स्पेशली एग्जाम्पल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जैसे कि अगर हम पहले बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, तो देखो यहाँ पे जो भी वो आपके मॉलिक्यूल जिसमें कि आप सेस और ट्रांस जैसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे सको, उनको ही हम कहेंगे। अगर वो दे पा रहे हैं इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया आपका Ma2B2 वाला, Ma2B2 वाला एग्जाम्पल हो गया। तो इसके अंदर हो सकता है कि दोनों A सिस पोजिशन पे हो, B सिस पोजिशन पे हो, या फिर हो सकता है कि A और A जो है वो ऑपोजिट पोजिशंस पे हो। तो ऐसे में एक ट्रांस हो जाएगा, एक सिस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, इसलिए हमने सिस कह दिया, जबकि यहाँ आप देख रहे हो कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हमने इनको ट्रांस कह दिया। ठीक है, इसी तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, Ma3B3 काइंड ऑफ। ठीक है, तो इसमें आपके पास दो तरह के आइसोमर्स बनते हैं, एक को बोलते हैं फेशियल, एक को बोलते हैं मेरिडोनियल। ठीक है, तो अगर आप इस वाले केस में देखो, फेशियल वाला कौन सा होता है, अगर जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं वो 90 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट हो एक दूसरे के साथ, यानी कि देखो इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है, इसमें भी राइट एंगल है, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है। अगर आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो ऐसे में, और ये हमें सबके सब एक ही फेस में दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो ये इस तरह से, और ये तीनों के तीनों एक ही फेस में दिखाई दे रहे हैं, और इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इस तरह का अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स मिलता है, इसका मतलब वो कौन है, वो फेशियल काइंड ऑफ है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको टी जैसे शेप का कुछ बनता हुआ दिखेगा। देखो ये तो हो गए 180 डिग्री पे, और ये बिल्कुल एकदम प्रेजेंट है इस तरह से। ठीक है, मतलब एकदम टी टाइप का शेप जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ये इस तरह से और ये इसके ऊपर इस तरह से। क्लियर, तो इसको तो हम कहते हैं मेरिडोनियल। क्लियर, देन कम्स द मेटल कार्बोनिल। अब मेटल कार्बोनिल्स आपके कौन होते हैं, ये कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्सेस ही हैं। हम लोगों ने जब लिगेंड्स को स्टडी किया था तो उसमें हमने कार्बोनिल्स की भी बात की थी। ये जो जनरली आपके कार्बोनिल्स होते हैं ना, जनरली क्या, इनकी खुद के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, यानी कि खुद का इनका चार्ज क्या है, 0। ठीक है, इनका खुद का चार्ज क्या है, 0। अगर ऐसे में मेटल के ऊपर भी चार्ज, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके ऊपर भी चार्ज 0 हो, तो लिगैंड भी आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही जितने भी एग्जांपल्स आपको दिखा रखे हैं ना, इनमें सबके अंदर लिगैंड क्योंकि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये सभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं ये सबके सब कैसे हैं, होमोलैप्टिक। इस वजह से आप देखोगे कि सबके जो मेटल्स हैं ना उनके ऊपर भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो इसमें भी कार्बोनिल है, कार्बोनिल कार्बोनिल, यहाँ पे ये आपका एक डायमर जैसा बनता है, ये भी कार्बोनिल और ये भी कार्बोनिल। तो इनके स्ट्रक्चर्स को देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हम लोग मेटल कार्बोनिल्स को ही क्यों पढ़ रहे हैं, जब कितने सारे लिगेंड्स हमने देखे थे, तो फिर अलग से इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों। सो द रीजन इज कि जो कार्बोनिल्स होते हैं वो मेटल के साथ में सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करते हैं। बाकी जितने भी आपके लिगेंड्स थे वो मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देते थे, एक सिग्मा बॉन्ड बनाते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी एडिशनल होगा कि मेटल जो है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल को देगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस वजह से यहाँ पे एक सिनर्जी आपको देखने को मिल रही है, एक म्यूचुअलिज्म देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इनको स्पेशली फोकस करते हैं। और इसी वजह से ये जो आपके कॉम्प्लेक्सेस है हाईली स्टेबल होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है कार्बोनिल। क्लियर, तो कहानी तो मैंने आपको पूरी बताई दी है। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और साथ में पाई बॉन्ड भी आप देखोगे। सिग्मा बॉन्ड तो कहाँ से कहाँ होगा, लिगैंड टू मेटल, लिगैंड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए मेटल को तो सिग्मा बॉन्ड बना, और जब मेटल ने भी बदले में लिगैंड को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, है ना, मेटल ने भी लिगैंड को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, कौन से, ये बनाया पाई बॉन्ड और ये था सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे में एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एडिशनल बॉन्डिंग हो गई, जिसकी वजह से पहले से भी ज़्यादा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो गया। इसी तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, अब कुछ इस तरह की होती है ये बॉन्डिंग। कार्बोनिल के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स थे लोन पेयर की फॉर्म में, उसने वो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में दे दिए, और जो मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसने इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में दे दिए। तो ये बन गया पाई बॉन्ड जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना, और ये बन गया सिग्मा बॉन्ड जो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना। ठीक है, तो ये हो गई सिनर्जिक बॉन्डिंग। और इसके अंदर क्या है, सो द होमो, ये हमने देख ही लिया, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आप देखते हो एंड आर फॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ। अच्छा हाँ, ये एक और बात कि ये आपके कौन दिखाते हैं, जनरली जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना वही इस तरह के बॉन्डिंग को दिखाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर या किसी भी मेटल के लिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करना और एक मेटल की तरह बिहेव करना बड़ा टिपिकल टास्क होता है। लेकिन इवन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप ये भी देखते हो कि मेटल्स भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, जबकि वो बाय नेचर तो वो हमेशा एक अच्छे
बेसिस ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने देना पसंद करते हैं, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांजिशन मेटल्स इवन डू एग्जिस्ट इन द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। देन अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का एक एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, ये नहीं है, ये किसका है, टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल हो गया, और ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल आपको ये मिल गया, ठीक है। तो आप इनको एक बार बना के भी देख सकते हो। प्लस यहाँ पे मैंने आपको सारे के सारे जो फिगर्स हैं फॉर दीज रेस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्सेस, ये मैंने आपको यहाँ पे शो कर ही दिया है। अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकालोगे तो वो भी कितनी निकल कर आएगी, 0, ठीक है। और ये प्लस आप देख सकते हो, इसमें तो इतना कुछ है नहीं ऐसा बताने का। अगर इन दोनों की बात करें हम, इस वाले कॉम्प्लेक्स की और इस वाले कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि एक एक्स्ट्रा मेटल मेटल बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रही है, 2 मेटल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये टेंडेंसी जो होती है ना, वो इसलिए होती है इन मॉलिक्यूल्स में टू गेन इवन मोर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब आप इनके फाइंड आउट करोगे तो वो जो है वो उनको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं। अगर सिंपली एक मोनोमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते तो वो शायद इतने स्टेबल ना होते। तो उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए अकॉर्डिंग टू द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स ये क्या कर लेते हैं, ये इस तरह से मेटल मेटल बॉन्डिंग को शो करते हैं। क्लियर। देन हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो मेरा सोल्यूशन में स्टेबल है कि नहीं। अगेन ये भी जो कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही आ रहा है कहीं ना कहीं। तो ये ही जो शुरुआत से आप देख रहे थे ना कि वर्नर्स थ्योरी ने भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात नहीं की, कलर्स की बात नहीं की, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात नहीं की। तो कहीं ना कहीं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट से ये सारे ही हमारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कुछ हद तक क्लियर हुए हैं। तो इसने भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात की, जिसमें इन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट को निकाल सकते हैं और उसकी हेल्प से हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट मिल जाए तो हम उससे इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करोगे, तो इसके लिए जैसे कि अगर मेरे पास में ये कोई एक कॉम्प्लेक्स होता है तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसके वो लिखूंगी कि अगर हर एक स्टेप में एक लिगेंड का एडिशन होता है तो ऐसे में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। यानी कि अगर ये मेरी रिएक्शन है तो मैं पहले ही मान लूँ कि पहले मेटल था और एक लिगेंड था और इससे मेरे पास में इनिशियली कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना। उसके बाद में इस Ml कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने एक और लिगेंड का एडिशन किया तो ये बन गया Ml2, ठीक है। इस Ml2 के अंदर मैंने फर्दर क्या किया, एडिशन किया इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये बन गया आपका Ml3। और इस Ml3 के अंदर फिर अगेन जब मैंने लिगेंड का एडिशन किया तो क्या बन गया, Ml4, जो कि मुझे फाइनली बनाना था। और इन सभी स्टेप्स को मैंने कहा कि ये क्या है, आपके इक्विलिब्रियम स्टेप्स हैं। तो इसका मतलब इनके लिए कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी वैल्यू होगी, तो आप इनके रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज जो है उनको फाइंड आउट कर लोगे। कैसे करते हैं वो हमें पता है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वैसे आप निकाल लोगे। तो फाइनली आपके पास में क्या आ जाएगा, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जो मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था, इसको हम शो करते हैं बीटा से और साथ में एक सब्सक्रिप्ट चाहे तो लगा लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि 4 स्टेप में ही कंप्लीट हो रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 लगा दिया। और ये किसका इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय K2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स, ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा हमारा। क्लियर। अब अगर यहीं पे अगर n नंबर ऑफ स्टेप्स होते इस कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन के लिए तो फिर ऐसे में हम इसको लिख देते हैं बीटा n इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 से लेकर Kn तक। क्लियर। अब इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, यही जो आपने स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाला है इसका रेसिप्रोकल, यानी कि ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसको अगर मैं K से रिप्रेजेंट कर दूं सो दिस विल बी 1 बाय बीटा n, ठीक है। इसको हम क्या कह देंगे, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट किसी भी एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए। क्लियर। फिर हमने बात की थी कुछ एप्लीकेशंस की, जो कि आई डोंट थिंक अभी इतना डिस्कस करने की जरूरत है क्योंकि इनको तो हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं। और वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आपसे कोई यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं पूछेगा, बट एटलीस्ट एक नज़र आप ज़रूर इनके ऊपर मार लेना कि कौन कौन से एप्लीकेशंस आपको NCERT में गिवन है। काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन करके रख रखा है। इवन ये पूरा का पूरा जो मैंने टेक्स्ट लिया है ये भी NCERT का ही है, तो एज इट इज़ आप चाहे तो यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। अगर ऊपर से बता दूँ तो यहाँ पे कीलेटिंग लिगैंड्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के हिसाब से। देन अगर हमें वाटर की हार्डनेस को फाइंड आउट करना हो जिसमें कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं तो उनको भी हम यहाँ से एस्टिमेट कर सकते हैं EDTA का कॉम्प्लेक्स बना के, ठीक है। कुछ कीलेटिंग लिगैंड्स यहाँ पे बन जाएंगे। देन अगर हम बात करें कि गोल्ड या सिल्वर है, अगर उसका एक्सट्रैक्शन करना होता है तो याद होगा आपको हम साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं और बाद में फिर उसको मेटालिक फॉर्म में लाने के लिए हम जिंक से रिएक्शन करा देते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मेटल्स को प्योरीफाई करना होता है, जैसे कि हमारे पास कोई इम्प्योर निकल है, ठीक है, क्या है, इम्प्योर निकल है, तो पहले तो हम उसका क्या बना देंगे, कॉम्प्लेक्स बना देंगे, और फिर इस कॉम्प्लेक्स का डिकम्पोजिशन करा के हम क्या लेकर आ जाएंगे, प्योर निकल लेकर आ जाएंगे। तो अगेन यहाँ पे हमने किसको यूज़ किया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। सो अगेन ये एक एप्लीकेशन हो गया। प्लस फोटोसिंथेसिस में तो हम जानते ही हैं क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। तो मतलब नेचर के अंदर तो बहुत पहले से ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यूज़ हो ही रही है, उसको मिमिक करके बल्कि हमने हमारे सिस्टम्स में लाने की कोशिश की। इसी तरह से अगर हम बात करें कैटलिस्ट की, तो जैसे आपका एक विल्किंसन कैटलिस्ट है, वो क्या करता है, ये एल्केन्स को एल्कीन्स को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कर देता है। तो ये है आपका विल्किंसन कैटलिस्ट। इस तरह के और भी बहुत सारे कैटलिस्ट आपको रोडियम या फिर रुथेनियम से बेस्ड बहुत सारे कैटलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जो आपकी इवन जो फोटोकेमिकल जो आजकल सेंसिटाइज्ड ड्राई सेल्स होते हैं या फिर सोलर सेल्स होते हैं बेसिकली, वो भी आजकल इन्हीं को यूज़ करके बनाए जाते हैं। देन अगर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है सिल्वर से या फिर गोल्ड से, तो अगेन इन्हीं के कॉम्प्लेक्सेस को बनाया जाता है और उनको सोल्यूशन में छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ पर आपको अगेन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं और उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से आप क्या देखते हो कि सिल्वर या फिर गोल्ड का पॉलिश हो जाता है या फिर उसका डिपोजिशन हो जाता है उस पर्टिकुलर मेटल पे। इसी तरह से जो आपका फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी में भी सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि आप वहाँ पे देख रहे हो थायो सोल्यूशन के थ्रू। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो कीलेशन थेरेपी है आजकल वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आप कह सकते हो, प्लस सिस्प्लैटिन जो कि कैंसर को ट्रीट करने के काम आता है। तो हर जगह पे, और ये मैंने आपको मेटल्स की टॉक्सिसिटी वाला बता ही दिया कि इसमें आप लिगैंड्स, कीलेटिंग लिगैंड्स को यूज़ करके मेटल्स की, अगर बॉडी में हमारे मेटल्स की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उनको एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए हम लोग लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड इस तरह से ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अब बस एक लेक्चर और हमारा बचता है, जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें ये एप्लीकेशन पार्ट और इनसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ये जस्ट आपकी एक जनरल नॉलेज के लिए है। तो इसको एक बार आप बस गो थ्रू कर लेना, अदरवाइज दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता दूंगी जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। So I hope that you have got this lecture very well. So we will meet in our next class. Thank you so much.